वापस देख लेते हैं। चलो, विधि का नाम क्या है? अनुकरण विधि। और कौन से विषय की विधियां पढ़ रहे हैं अपन? हिंदी। और अनुकरण का जनक कौन है, अभी पढ़ लिया हमने। और अनुकरण विधि है जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है, मतलब सर्वाधिक प्रचलित विधि है ये। कौन सी शिक्षा में है जो सफलतम विधि है? बुनियादी शिक्षा में। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या सिखाने के लिए? वाचन और रचना कौशल के लिए इसका उपयोग है। कौन सी विधि का दूसरा रूप है? देखो कहो विधि का। और नकल किसकी की जाती है? किसी आदर्श रचना की, ठीक है ना। और ये हमने बात कर ली अवेलेबल बेस्ट जो रचना है उसकी है जो नकल की जाए तो वो अनुकरण विधि के अंतर्गत आ जाएगा। और हमें अनुकरण करना, जैसे अभी अनुकरण विधि है जो हम उपयोग कर रहे हैं, हमने थोड़े दिनों पहले जो बात की थी, पुराने जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके अनुभव क्या है, उन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या क्या चीजें जो महसूस की थी, क्या है क्या नहीं है, तो वो भी एक तरीके से आप लोग जो उसको फॉलो करोगे। जैसे कोई स्टूडेंट डायरी बनाएगा, है ना, कोई स्टूडेंट है जो जैसे भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन कहाँ रहना चाहिए उस पर ध्यान रखेगा, कोई स्टूडेंट जब पेपर वगैरह देखा कमियां तो उसको नोट करके रखेगा, ये सारा कुछ करोगे तो वो क्या है, एक तरीके से उनका अनुकरण है, ठीक है ना। अब इसके अनुकरण विधि के सिद्धांत की बात कर रहे हैं अपन, तो टोटल सिद्धांत कितने हैं बोलो? 5 सिद्धांत। पहले नंबर पे है आदर्श अनुकरण प्रस्तुत करना, मतलब शिक्षक है वो प्रस्तुत करेगा क्या, जो भी आदर्श बात है कि इसका आपको अनुकरण करना हो। फिर दूसरा है विश्लेषण और समझने के लिए प्रोत्साहन। फिर विद्यार्थी हैं उनको मोटिवेट करेगा कि भाई ये बात है इसको आपको समझना है। अब यहाँ विश्लेषण शब्द आया है, इसमें तनाव में मत जाना है। विश्लेषण का मतलब क्या है? विश्लेषण का मतलब जैसे वो अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, कहीं अटक रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां वो बात करेगा, उनको जो प्रॉपर समझाने की कोशिश करेगा। प्रोत्साहन तो जानते हैं, प्रोत्साहन का मतलब क्या हुआ? जैसे थोड़ा बहुत बोल रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसको शाबाश वगैरह बोल रहे हैं, पुनर्बलन दे रहे हैं, तो वो प्रोत्साहन आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या करेंगे बच्चे? अनुकरण करेंगे। अब अनुकरण करेंगे उस समय उनसे है जो कुछ त्रुटियां वगैरह रहेगी, तो उनमें है जो हम शिक्षक है जो अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देंगे कि भाई तुमने प्रॉपर कर लिया है, तुम्हारा थोड़ा कमी रह रही है, तुम्हें और ये काम करना चाहिए या उसमें सुधार करना चाहिए। उसके लिए शिक्षक उन बच्चों को क्या दे देगा? सुझाव देगा कि अभी ये इतना तक आ गए हो, इससे और आगे थोड़ा ये काम कर दो। फिर है पठन योग्यता विकसित करना। लास्ट एंड फाइनल जब हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी है उसमें तो क्या आएगा बोलो? पठन की बात है। अनुकरण में 5 सिद्धांत हो गए। पहला हो गया आदर्श अनुकरण प्रस्तुत करना, दूसरा हो गया विश्लेषण और समझने के लिए प्रोत्साहन, फिर अनुकरण करना, फिर उसमें सुधार वगैरह के लिए आप सुझाव देंगे, और लास्ट में कौन सा? पठन योग्यता का डेवलपमेंट। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे अनुकरण किया बालक ने, अब शिक्षक कुछ ना कुछ बोलेगा ना, उसको क्या कहेंगे अपन? प्रतिक्रिया। तो ज्यादातर शिक्षक है जो क्या प्रतिक्रिया देते हैं? सुधार की तो बात करते हैं। अब अनुकरण के भी प्रकार है अलग अलग, तो प्रकार याद रह जाएंगे आराम से। कितने प्रकार लिखे हुए हैं सामने? 5। सब नाम से स्पष्ट है, कहीं तनाव नहीं लेना, आराम से याद हो जाएंगे। जैसे पहला है लेखन अनुकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ लिखा हुआ है और उसको बालक है जो क्या कर रहा है? देख के और लिख रहा है, तो ये कौन सा अनुकरण हो गया? लेखन अनुकरण। अभी जैसे हमने प्रश्न भी पढ़ा था, पहले आया हुआ है। फिर है उच्चारण। जैसे अभी मैं एक दिन वो शब्द में अटक गया था, अंग्रेजी का शब्द था, क्या था? एस्केपेशन। क्या था? अभी भी गलत बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन। अब सही हो गया, एक्सपेक्टेशन। तो वो क्या था बोलो, कौन सा अनुकरण था? कोई सही बोल रहा है, मैं उसको सुन के और बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो उच्चारण अनुकरण हो गया। फिर अगला है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? एक बार आपने बता दिया, उसके बाद बालक को फ्री कर दिया कि अपने हिसाब से बातचीत करते रहो, या जो भी बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, वो सारा स्वतंत्र। रचना में, रचना में ये है कि जैसे आपने एक बच्चे को निबंध पढ़ा दिया, अच्छे से कविता पढ़ा दी, उसके बाद आप करें कि इसको वापस से लिखो, तो वो कौन सा अनुकरण हो गया? रचना वाला। और अपन शब्द के अक्षर के हिसाब से बात करें, जैसे मान लो हमने जो इस प्रकार से वो चित्र बना दिया, अब बालक है जो 10 बार ऐसे घुमाएगा, 10 बार ऐसे घुमाएगा, और लास्ट में हम आज उसको क्या सिखा देंगे बोलो? भाई इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो है। और छोटे बच्चों को खूबी नकल करवाई जाती है इसी। और एक है रूपरेखा। पहले आपने बड़े लेवल पर अगर बात करें तो 6ठी 7वीं क्लास में पहले टेस्टों में देखा होगा, ऐसे टेस्ट आते थे, तो उसमें होता था थोड़ा सा 1-2 शब्द लिखे हुए, फिर खालिस्तान है, फिर शब्द लिखे हुए, ऐसी कहानी वगैरह पूछते थे, है ना। तो उसमें वो एक तरीके से उसकी आउटलाइन होती थी, उसके आधार पे। अब छोटा बच्चा है, जैसे उसको क्या लिखना सिखाना है, तो अपन उसको कहेंगे कि ये डॉट डॉट है, इस पे तुम क्या करो, पेन को ऐसे घुमाओ, वो जैसे जैसे घुमाएगा धीरे धीरे लिखना सीख जाएगा। तो कितने प्रकार का हो गया बोलो अनुकरण? 5 प्रकार का। पहला कौन सा था? लेखन। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? और चौथा कौन सा? और लास्ट वाला कौन सा? अब इसमें ये 1-2 में रचना और रूपरेखा, जैसे मैंने रचना में उदाहरण है नवी दृष्टि का वो बता दिया कि आप जो कोई एक रचना पढ़ा के उस आधार पर करेंगे। और यहाँ आपने को बात करनी है रूपरेखा। ये कौन से बच्चों के हिसाब से पढ़ रहे हैं शिक्षण विधि? आप जो L1 का एग्जाम देंगे, ठीक है, कौन सा?
L1, तो L1 का एग्जाम देंगे, इसका मतलब आपका पेपर सेटर है, उसके माइंड में ये बात रहेगी कि भाई वो किस तरह के प्रश्न, किस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लेवल पे आपको तैयार करने के, किस तरह के प्रश्न देंगे, तो 1 से 5 तक। तो ये इस कारण से ये बात है जो इसमें उदाहरण के रूप में आई है। अब आगे बात करनी है अपने को अनुकरण विधि के लाभ की। तो 4 लाभ लिखे हुए हैं, कितने लाभ लिखे हुए हैं? 4 लाभ, पढ़ लो इनको, फिर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा इजी और समझ में आ जाएगा। पहला कौन सा है? भाषा एवं, भाषा एवं साहित्य में सुधार। अब भाषा में सुधार कैसे? तो वही कहानी है कि आप जो अनुकरण करवाते 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 धीरे धीरे जो बच्चों को जो त्रुटियां वगैरह रहती हैं उनको सही कर लेंगे। रचना एवं कल्पनाशीलता को बढ़ावा। अब रचना का मतलब हो गया कविता, कहानी, कुछ अपनी तरफ से लिखना वगैरह जो भी, और कविता वगैरह जो भी लिखते हैं अपन, कहानी लिखते हैं, तो उसके लिए जो क्या जरूरी है बालक में? इमेजिनेशन होनी चाहिए, वो इमेजिन कर पाए पहले से कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा, तो वो जो कहानी लिख पाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बोलो? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना, ये अनुकरण विधि का लाभ है कि अनुकरण करने से अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे अब अभी मैंने उदाहरण दिया था कि भाई आपको बहुत अच्छा भाषण देने वाला व्यक्ति बनना है, तो आप अनुकरण करो जो सबसे अच्छा भाषण देता है उसका, तो आपको भी धीरे 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 उसके जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसको छोड़ो, अपन किसी भी फील्ड में, जैसे आपको क्रिकेटर बनना है, तो दुनिया का सबसे बेस्ट जो क्रिकेटर है, 2-5 जो भी हैं, वो कैसे खेलते हैं, उनकी क्या दिनचर्या है, उसको फॉलो करने, अनुकरण करने की कोशिश करो, तो आप बन जाओगे। संवाद कौशल में सुधार। संवाद कौशल समझ गए? कम्युनिकेशन, अनुकरण से आपका कम्युनिकेशन है जो प्रॉपर हो सकता है। तो ये चारों में जो क्या हो गए बोलो? अनुकरण विधि के लाभ। तो अनुकरण विधि हमने पढ़ ली, कंप्लीट हो गई अपनी। अनुकरण विधि के बारे में हम वापस बात करते हैं। फाउंडर कौन है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो। फिर अनुकरण विधि है जो सबसे प्राचीन है, प्रचलित है, प्राचीन भी है। प्राचीन तो व्याख्यान है वैसे, लेकिन फिर भी ये भी क्योंकि प्लेटो का नाम आ रहा है तो ये भी प्राचीन है। सबसे प्राचीन इसको नहीं कहेंगे, सबसे प्रचलित ही है। और ऐसी बात करें अगर, तो ये आधुनिक जो विधियां हैं उनसे तो ये पहले की है, ठीक है ना। और किन के लिए ज्यादा बढ़िया है, सुटेबल किन के लिए है? हम्म? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में क्या सिखा सकते हैं? वाचन और रचना कौशल, ये 2 बातें वहां आ जाएगी, ठीक है ना। अनुकरण के प्रकार कितने पढ़े हमने? 5 प्रकार पढ़े। लाइट ऑन कर लेंगे, हाँ, थोड़ा थोड़ा उजाला रहेगा, बढ़िया रहेगा। और किसी को लगे जैसे कि भी हमारे आंखों में जोर पड़ रहा है ज्यादा, तो इनको वो कमांडो जैसे चश्मा पहन के बैठते हैं, ऐसी परमिशन दे देंगे इनको, भाई चश्मा लगा दो। मेरे को थोड़ा उधर देखता हूँ तो अजीब लगता है। हाँ, पहला प्रकारों के नाम बताता ना, पहला कौन सा था? उच्चारण। दूसरा स्वतंत्र, हाँ बोल दो बीच में नाम आ रहा था भी। तीसरा रचना, और लास्ट ये कौन सा रह गया? लेखन। हाँ, लेखन हो गया, रूपरेखा हो गया, और कौन सा? रचना हो गया, और कौन सा? स्वतंत्र हो गया, और एक शुरू में क्या था? उच्चारण, बोलना, है ना, ठीक बात है। और लाभ कितने बड़े? 4। पहला लाभ क्या था? भाषा और साहित्य सुधार होगा, उसमें बढ़िया चीज होगी, है ना। दूसरा कौन सा था? कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, वेरी गुड। और संवाद कौशल भी क्या होगा? सुधार हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो एक विधि हमारी यहाँ पे कंप्लीट है, अनुकरण के साथ याद रखना किसको? प्लेटो को। अब आगे बात कर रहे हैं अपन कौन सी विधि की? पर्यवेक्षित विधि। अब विद्वान का नाम है जॉन डेजी मॉरविल। अब मॉरविल हमने पढ़ा था, मॉरविल का नाम आया था कि किसने उसको जो और अच्छा किया था, तो वो मॉरविल है। अभी ऑप्शन में पढ़ा था हमने, अगर ध्यान हो, पीवाई को देखे थे, उसमें नाम आया था अल्बर्ट के बाद यदि किसने काम किया, सब था क्या? क्या नाम था? मिलर था। हाँ, अब मिलर को और मॉरविल को ध्यान रख लेना। मिलर है, डेविड मिलर नहीं है। ये कौन सा है? अरे बोलो, हर्बर्ट का दोस्त मिलर है जिसने काम किया। और ये कौन सा है? मॉरविल है। मॉर का मतलब हो गया ज्यादा, और विल का मतलब इच्छा शक्ति। ये थोड़ी कोशिश करेंगे, ध्यान हो जाएगा। अब इसके नाम है जो देखो, एक तो नाम है कौन सा? परिवीक्षित। परिवीक्षित को और क्या कह सकते हैं अपन? निरीक्षित। और क्या कह सकते हैं? निरीक्षण। और क्या कह सकते हैं? निर्देशित। स्वाध्याय, स्वाध्याय शब्द आ गया है, ध्यान रख लेना। और कौन सी? अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है देखना।
इतने सारे नाम आ जाए तब भी समझ लेना कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्यवेक्षित विधि के बारे में बात कर रहे हैं। विद्वान का नाम दो चार बार बोलो, जॉन डे जी मॉर्विन। और अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था ना मैंने कि जैसे डे आ गया तो वो डे का लिए डाल्टन में कंफ्यूजन आया, अब मैं आ गया तो मॉर्विल और मिलर में कंफ्यूजन आ सकता है। तो इसको क्लियर रखना कि ये है जो कंफ्यूजन अपने एग्जाम में नहीं आना चाहिए, एग्जाम तक अपने को एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये अलग अलग है। शिक्षक की देख रेख में बालक है जो क्या करता है, अध्ययन करता है। इसका मतलब बालक क्या करेगा, स्वाध्याय करेगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है ये, अब ये बहुत जगह जैसे हम किसी की देख रेख में नहीं है ना तब समस्या आ सकती है, क्योंकि हमें खुद की कमियां पता नहीं चलेगी, खुद किस स्तर पर चले गए हैं उसका पता नहीं चलेगा। तो ये सारा कुछ है जो वो देख रेख वाला ध्यान रखेगा। बहुत बार होता है कि बालक का वो थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह डिस्टर्ब हो गया है, ऐसा कुछ है, तब भी ये चीज है जो थोड़ी। और शिक्षक की भूमिका किसकी रहेगी, मार्गदर्शक। अब ये मार्गदर्शक शब्द बहुत सारी विधियों में पढ़ेंगे हम, तो क्लियर कर लो मार्गदर्शक का मतलब क्या है, बोलो। हम्म, क्या बच्चा गलती करता है, करता है बच्चा तो गलती, क्या करें उसका। मार्गदर्शन का मतलब क्या होगा, बोलो। अरे मार्गदर्शन का मतलब कि भाई मैं यहाँ तक आ, अभी बहुत बार होता है ना कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति, आजकल तो गूगल वो देख लेते हैं मैप, कोई बाहर से आता है अपने को पूछता है ना कि वो रास्ता किधर है, तो वो व्यक्ति कहता है ना कि कोई हुदो ही जानो और उठू मुड़नो, ऐसे सामने एक नीमड़ी आए, बोलते नहीं बोलते ऐसे। ये जो है ना नीमड़ी आए ये बात करता है, इसका मतलब वो उसका क्या कर रहा है, मार्गदर्शन मतलब मार्ग बताना। अब कोई स्टूडेंट है वो यहाँ पर बात कर रहा है कि वो पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है उसमें उसको शिक्षक है जो बता देंगे कि भाई इस किताब से पढ़ना है, ये पाठ पढ़ना है, परीक्षा में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुबह कठिन सब्जेक्ट को पढ़ना है, शाम को इसको पढ़ना है, ऐसा कुछ। तो वो सारी बातें हैं जो क्या कहलाएगी, मार्गदर मार्गदर्शन। और जो मार्गदर्शन दे रहा है वो क्या हो गया, मार्गदर्शक। तो शिक्षक की भूमिका किसकी हो गई है, मार्गदर्शक। बाइनिंग क्लार्क और स्टार ने शिक्षक को मार्गदर्शक माना। अब ये मार्गदर्शक वाली जो कहानी है उसके लिए कुछ विधा अलग अलग विद्वान है जिनकी व्याख्या करते हैं, तो उसमें दो तीन नाम आए हैं। एक तो नाम है बाइनिंग, क्या नाम है, और एक है क्लार्क और एक है स्टार। इन सब ने जो शिक्षक को क्या माना है, मार्गदर्शक माना। अब थोड़ा ऐसे ही आइडिया लगा के बताओ, ये मनोवैज्ञानिक होगी या अमनोवैज्ञानिक, किसने कहा मनोवैज्ञानिक? कैसे, हाँ तर्क भी तो होना चाहिए। हाँ लेकिन मैं अपनी तरफ से ए बोलती हूँ, देखिए क्या होता है ना, अब पक्का याद हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक हो गए ना, क्योंकि इसमें है जो बालक को मौका मिल रहा है ज्यादा, शिक्षक को तो केवल मार्गदर्शक का काम करना। अब इसके तीन भाग हैं अलग अलग, उसकी भी बात कर लेते हैं। तीन खंड बोल सकते हैं उसको, भाग बोल सकते हैं। पर्यवेक्षित पर्यवेक्षित विधि के तीन खंड, उसमें पहला है कालखंड विभाजन, दूसरा है द्विकालखंड विभाजन, और तीसरा है सामाजिक योजना। अब ये लगभग नाम से स्पष्ट है, नाम से कैसे स्पष्ट है। पहला क्या कह रहा है, कालखंड विभाजन, इसका मतलब आप टाइम में डिवाइड कर दो कि आपको इतने मिनट ये काम करना, इतने मिनट ये काम करना, इतने मिनट ये और इतने मिनट ये, तो वो स्वाध्याय का पहला फिक्स हो जाएगा। इसमें अपन खुद भी जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं अपन, तो उसमें ये वाला तरीका है जो काम आ सकता है। अब कक्षा में भी जैसे मान लो स्वाध्याय करवाना, वैसे स्वाध्याय जो कक्षा तो थोड़ा बैठेगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लो ऐसे कि स्वाध्याय करवाना आपको, तो आप अभी क्या कर देंगे, बोलो, टाइम है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, कि ये अलोकेट टाइम है आपको, इस प्रकार से इसमें ये काम करना है। अब द्विकालखंड, अब वो की वही बात है, उसमें क्या लगा दिया, द्वि लगा दिया। इसका मतलब आप एक से ज्यादा अलग अलग काम है, सब्जेक्ट है, उनको पढ़ने की टाइमिंग बता दो उनको। जैसे एक सिम्पसन महोदय का इसमें नाम आया है कि भैया हम, जैसे 90 मिनट की कार्य योजना है, अभी तो अपने क्लास वगैरह का सिस्टम रहता है स्कूलों में, 90 मिनट की कार्य योजना है, तो आप 25 मिनट है जो वो यूनिट वगैरह उसके बारे में पढ़ा दो, कुछ थ्योरी वगैरह प्रश्न बता दो, फिर थोड़ा उनको एक्सरसाइज वगैरह करवा दो, फिर है ना टेस्ट वगैरह जो भी और करना उनको या स्वाध्याय करना वो करवा दो। तो ये सारी चीजें हैं जो किस में आ जाएगी, द्विकालखंड योजना में आ जाएगी। पहले तो आप क्या कर दो, उनको थोड़ी देर पढ़ा दो, और फिर है जो उनको स्वाध्याय। तो अब स्वाध्याय अलग हो गया और पढ़ाना अलग हो गया, तो नाम क्या लगा दिया, द्विकालखंड, यानी दो। और कालखंड में ऐसे गड़बड़ा मत जाना कि ये मतलब क्या कर दिया, कुछ भी नहीं है, वो बस समय को डिवाइड करने की बात कर रहा है। काल यानी समय, खंड यानी उसके भाग। और आगे है सामाजिक योजना। सामाजिक का मतलब हो गया आप विद्यालय समय के बाद भी, मतलब जब वो समाज में है जो व्यक्ति है उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, उसको जो हर सप्ताह 1 घंटा, ये आदर्श दे रखा है समय, अपने को तनाव नहीं लेना। सामाजिक योजना का मतलब हो गया विद्यालय समय के बाद हर सप्ताह 1 घंटा अतिरिक्त देना। इसका मतलब क्या है जो समझो, जैसे मान लो कि कोई एक बालक है, अब वो जब विद्यालय में है तब तक तो उसको निर्देश मिल रहा है शिक्षक से और वो शिक्षक की देखरेख में है। अब मान लो 5 घंटे 6 घंटे का होता है स्कूल, तो
अब वो स्कूल से चला गया, उस समय उसको जो कहीं भी मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, उसके कोई समस्या आए तो उसको सुनने वाला नहीं, तब उसके वहां समस्या आएगी। तो अगर आप एक सप्ताह में एक विद्यार्थी को घंटे भर का अगर अतिरिक्त समय देते हैं, स्वाध्याय कर रहा है तो उसमें क्या कोई समस्या आ रही है, क्या क्या प्रॉपर सिस्टम है या नहीं है, ऐसा कुछ, तब वो जो ज्यादा प्रॉपर सीख पाएगा। इस विधि में इस प्रकार का भी माना जाता है। तो 3 योजनाएं बनाई जाती हैं, बोलो 3 खंड बनाए जाते हैं। इसके नाम है, पहले का कालखंड, दूसरे का और तीसरे का सामाजिक योजना। अब सामाजिक योजना में क्या होगा, विद्यालय समय के बाद उसको 1 घंटा हर सप्ताह है तो अतिरिक्त देना। द्विकालखंड में क्या होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा दो और स्वाध्याय के लिए समय दे दो। और कालखंड में क्या होगा, समय का विभाजन कर दो, भी इतने घंटे गणित पढ़ेगा, अपन टाइम टेबल बनाते हैं, वो कालखंड विभाजन में आ जाएगा। ठीक है ना। कोई जैसे ओवरऑल ही कोई टीचर है, जैसे मैं जो ऐसा टीचर बनने जा रहा हूँ धीरे धीरे, जो सारे सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट को जिस लेवल पे आने चाहिए वो खुद मतलब कोशिश कर रहा है। तो अब मैं जो जैसे बात करूँ ना, तो मेरे दिमाग में सारा कुछ वो रहेगा, अलाइन वगैरह करते रहेंगे अपन जो चीजों को थोड़ा थोड़ा बहुत। और स्टूडेंट को मैं टाइम टेबल के बारे में प्रॉपर बात कर सकता हूँ कि इस प्रकार से आप इस विषय में ये ध्यान रखो, इसमें ये ध्यान रखो, ऐसा कुछ है जो वहाँ किया जा सकता है। 6 सब्जेक्ट तो होते हैं अपने, छठी से 12वीं तक भी, 10वीं तक भी। तो 6 सब्जेक्ट हर बच्चे को हर दिन पढ़ना है, तो उसको थोड़ा मार्गदर्शन जरूरी है वहाँ। परिवीक्षित अध्ययन विधि के गुण और दोष पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, गुण या लाभ, या इनको विशेषता कह सकते हैं, या सकारात्मक बातें इसके बारे में। तो पहला हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नता पर अध्ययन का अवसर मिलता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जैसे कोई व्यक्ति है जो स्वाध्याय कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पर ध्यान रखा जा रहा है किसका, व्यक्तिगत भिन्नता। मान लो अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वही 10 स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, तो यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जा रहा है क्या, नहीं रखा जा रहा है। लेकिन स्वाध्याय है, मैं कहता हूँ भी आराम से मस्त है, जो अपनी अपनी किताब कॉपी ले लो और बैठ के पढ़ो। तो फिर है जो किसी के 2 पेज हो जाएंगे, कभी कोई कहेगा मैं मार दाल 5 लेना नहीं, ऐसा कुछ है, तो वो क्या हो गया बोला, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे है जो पढ़ाई हो गई। और इससे क्या होगा, स्वाध्याय को बढ़ावा। अब बहुत सारे, अब आजकल के कोचिंग सेंटर है उनकी आलोचना जो खूब बड़े लेवल पर होने लग गई है, और सच भी है ये, क्योंकि कोचिंग सेंटर है वो जो इस लेवल पर काम करते हैं, उनका तरीका रहता है। अभी मेरा ही देख लो, अभी कोचिंग सेंटर है तो थोड़ी बहुत कहानियां इधर उधर हुई हैं। अब वहां पर अगर ऐसी बातचीत करते हैं, उस समय ज्यादातर हम लोगों की राय सुनेंगे ना, तो वो सब ये कहेंगे कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सेल्फ स्टडी करता है, बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जो मतलब ऐसे वीडियो वगैरह रील वगैरह बना के भेजेंगे कि ये जो सेल्फ स्टडी से पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी से इतना कुछ हो गया, ये बहुत सारी बातें। तो वो ठीक बात है, सेल्फ स्टडी भी अपनी जगह है और कोचिंग सेंटर भी अपनी जगह है, जो मान सकते हैं अपन की वो भी काम कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। कुछ है जो फर्जीवाड़ा करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आगे है, कमजोर की उन्नति में सहायक। कोई विद्यार्थी ऐसा है, जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट विशेष में कमजोर है, अब हम सामाजिक योजना की बात करते हैं, तो उसमें जो शिक्षक 1 घंटे का अतिरिक्त समय दे रहा है हर सप्ताह। और मान लो मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति आपको 1 सप्ताह में 1 घंटे का समय दे रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, तो आज की दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण बात है। अब वो कमजोर विद्यार्थी है, उसको अगर ऐसे सपोर्ट मिल जाए पर्सनली, तो फिर वो तो उन्नति हो जाएगी ना उसकी। तो सामाजिकता और मानसिक शक्तियों का विकास। सामाजिकता का मतलब वही हुआ, लोग बाग बैठ कर बातचीत कर रहे हैं उस समय, और जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपकी मानसिक शक्तियां हैं, उनका विकास होगा। स्तरानुकूल शिक्षक, बच्चे का जिस लेवल पर है उस हिसाब से वो पढ़ पाएगा। शिक्षक का मिल जाएगा क्या, मार्गदर्शन। शिक्षक व विद्यार्थियों में है जो अच्छा संबंध, तो शिक्षक, अब ये हम ऐसे नॉर्मली सोच सकते हैं, मान लो आप है जो अतिरिक्त समय देते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप किसी को सपोर्ट करते हैं, तो कनेक्शन निश्चित रूप से कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सीधी बात है, बहुत सारे विद्यार्थी है ना, ये अच्छा संबंध वाले बताता हूँ मैं। व्यक्तिगत रूप से अगर किसी विद्यार्थी का बहुत सपोर्ट करते हैं, या उसकी कोई भी समस्या आती है तो बातचीत करते हैं, तो वो लास्ट में एग्जाम टाइम में विद्यार्थी जो अपने रिजल्ट के लिए उस टीचर के चक्कर में फिर दबाव में आता है, मेरा अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो फिर इसका नाम आएगा, तो फिर वो पढ़ते हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऐसे भी अपन सोच सकते हैं, देखा होगा ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो खतरनाक दबाव में आ जाते हैं कि यार मैं मेरा क्या होगा। आगे हैं अब इसके दोस्त, जहाँ गुण है वहाँ स्वाभाविक सी बात है कि कुछ कमियां जो रहती हैं। तो इसके दोष में पहली बात है कि आप जो स्वाध्याय दे देंगे और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने की बात कर लेंगे, तो जो कमजोर विद्यार्थी है उसको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा चीजों को समझने में, तो अधिक समय की बात होगी। सामग्री पर अधिक खर्च, आप एक एक बच्चे को अलग अलग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको अलग अलग आपको सामग्री पहुंचानी पड़ेगी स्वाध्याय के लिए, किताबें कॉपियां नोट्स वगैरह जो भी, तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। और इसका प्रयोग करना जो थोड़ा सा श्रम साध्य है या कठिन है, क्योंकि अपनी जैसे ये कठिन क्यों लिखा है इसने उसका बता देता हूँ। मान लो एक विद्यालय है, उसमें जो 5वीं कक्षा का उदाहरण बार बार आएगा,
तो 5वीं कक्षा के बच्चे हैं जो वो पढ़ रहे हैं और शिक्षक तकनीक लगा रहे हैं स्वाध्याय वाले, ठीक है ना। भी अब मैं परिवीक्षित मतलब मैं ध्यान रखूंगा और आपको पढ़ना है। तो बच्चे क्या करते हैं, 2 मिनट तो जैसे है जो वो पढ़ रहे हैं, फिर शिक्षक का ध्यान इधर उधर गया, वो क्या करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, कुछ प्लानिंग बनाने लग जाते हैं, ऐसा कुछ होने लग जाता है। तो फिर इसको बहुत प्रॉपर अप्लाई आप नहीं कर सकते, और छोटे बच्चों में तो खास तौर से वहाँ थोड़ी ज्यादा ही समस्या रहेगी। जैसे बड़े लेवल पर है तो उसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसको बहुत भयंकर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन छोटे बच्चों में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो नुकसान कैसे कितने हो गए, 3, मतलब दोष, अधिक समय लगना, सामग्री पर ज्यादा खर्च होना। ये है ना, हर विधि के दोष पढ़ेंगे अपन। एक तो वो हर जगह कहेगा कि भाई इसमें क्या लगता है, ज्यादा टाइम खर्च होता है, ज्यादा समय लगता है। एक बात करेगा ऑफिस की, खर्च की। किसी भी विधि का अगर दोष पढ़ेंगे तो इनके नाम लगभग 90% में तो आएगा ही आएगा। और हर विधि के साथ वो ये भी कह देगा कि भाई इसका उपयोग करना क्या है, कठिन है। ये नॉर्मल सी बात है। और शायद एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा नहीं, और प्रश्न आएगा ना तो आराम से अपन जो पता लगा लेंगे, बाकी ऑप्शन के साथ तुलना करने पर पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट है जो अलग है। ऐसे के पूछेंगे तो आराम से पता लग जाएगा। तो दूसरी विधि हमने पढ़ ली, कौन सी बोलो, कौन है फाउंडर? हाँ, पूरा नाम बोलो, जॉन। और मिलर कौन है? दक्षिणी अफ्रीका का क्रिकेटर है, मिलर किलर के नाम से फेमस है। आज तो ये अपने ललित की ड्रेस से मुझे बहुत याद आ रहा है कि ये ऐसी है ना उनकी ड्रेस, दक्षिण अफ्रीका वाला। तो मिलर अलग है और मोरविल अलग है। मोरविल की विधि कौन सी है, ठीक है। और इस विधि के उसको फाउंडर को याद रखने के लिए देखो, स्वाध्याय जो होता है ना, स्वाध्याय, स्वाध्याय के लिए कोई व्यक्ति है, जैसे हम पढ़ते हैं उसमें अभिप्रेरणा पढ़ते हैं, उसके साथ साथ एक और पढ़ते हैं अपन, विल पावर पढ़ते हैं क्या? अरे बोलो ना, विल पावर पढ़ते हैं। जो विल पावर है ना, उसमें स्वाध्याय के लिए विल पावर की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप घर पे बैठे हो, सुबह मतलब मान लो 6 बज रहे हैं, आप 5 बजे उठ गए थे, अब नॉर्मल आपका जो भी काम कंप्लीट है, अब आपका पढ़ने का समय है। उस समय आपको कोई कहने वाला नहीं है कि भाई तू किताब ले बैठ पढ़। उस समय आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, विल पावर की। और मैं कह रहा हूँ कि विल पावर में भी आपको जो ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, खतरनाक लेवल पर आवश्यकता पड़ती है। तो अब नाम क्या हो गया, मोरविल, ठीक है। याद रह जाएगा मोरविल, कैसे याद रहेगा, स्वाध्याय के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका फाउंडर कौन है, मोरविल है। अब याद रह जाए तो बढ़िया बात है, नहीं रहे तो फिर याद करना जैसे याद रहे वैसे। हाँ, वो उसका रिवीजन कर रहे थे अपन। क्या होता है शिक्षक, क्या होता है इसमें, मार्गदर्शक होता है, ठीक है। और विद्यार्थी जो अपने स्तर पर काम कर लेता है। आगे बात शुरू करते हैं अपन किसकी, इकाई शिक्षण विधि की। अभी शायद पीवाईक्यू में नाम आया था इसका, मॉरिसन का नाम आया था, ठीक है ना। तो एच.सी. मॉरिसन इसका फाउंडर है। और ये किस पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद पर। अब देखो, एक इकाई है, उसमें अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इकाई योजना में इन सब पार्टों को अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सबको जो एक साथ मिला देते हैं। इसका मतलब ये पूर्णाकार समग्र वाला भाव आ रहा है। इसी कारण इसके साथ ये शब्द आ गया कि ये किस पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद पर। गेस्टाल्टवाद जो अलग से पढ़ते हैं अपन, और वहां वो कोलर वर्नहेइमर कोपका सब नाम आते हैं, वही कहानी। इसके 5 पद हैं। सबसे पहले पहले क्या होगा, अन्वेषण। और मैं जो कह रहा हूँ कि ये कॉपी अलग बनानी है, उसमें लिखना है, उसमें ऐसी बातें लिखनी। देखो ये अन्वेषण शब्द है ना, किसी के दिमाग में नहीं आएगा कि सबसे पहले आएगा, सोच ही नहीं सकते अपन। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? तो खोज करने के लिए तो और बहुत सारी चीजें करेंगे, तब जाके अन्वेषण होगा। तो डाटा कलेक्शन करेंगे, कुछ समीक्षा लेके आएंगे, कुछ किताबें वगैरह हैं उनका जुगाड़ करेंगे, उसके बाद। अब यहाँ डायरेक्ट पहला पॉइंट अन्वेषण है, इसका मतलब इसको उस रूप में याद रखना। या फिर जैसे अलग कॉपी नहीं बनाते हो, तब एक हाईलाइटर अलग रखोगे भी। कोई भी ऐसा फैक्ट आ गया जैसे, जो बहुत बार पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, एग्जाम से पहले तो उसको पढ़ के जाएंगे, तब जाके एग्जाम में सही होगा। उसको उस हाईलाइटर से हाईलाइट करो, बाकी को नॉर्मल हाईलाइटर से हाईलाइट करो। तो अभी ये अन्वेषण वाली बात करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे क्या है, प्रस्तुतिकरण। तीसरे नंबर पे फिर व्यवस्थीकरण, और लास्ट में अभिव्यक्तिकरण। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो अभी से ध्यान रखोगे तो एग्जाम तक जाते जाते ऐसी बहुत सारी जो टेक्निकल प्रश्न बनते हैं, वो अपने समस्याएं जो समाधान हो जाएगा उनका, याद हो जाएंगे। कि पहला कौन सा, अन्वेषण। दूसरे नंबर पे फिर उसका, और उसके बाद, और लास्ट में अभिव्यक्तिकरण, ठीक है। अब ये है जो 5 पद हैं वो दिए हैं मॉरिसन ने। अब यहाँ जो एक इनका दोस्त है, नाम है उसका रिस्क। क्या नाम है बोलो, रिस्क। उसने जो 3 पदों में इसको निपटा दिया। पहले पे नंबर पे क्या रखा, प्रस्तावना, फिर उसका विकास, और इकाई की पूर्ति या उसको पूर्ण करना, कंप्लीट करना, ऐसा कुछ। तो ये देखो फटाफट से याद रहने जैसा। अन्वेषण थोड़ा सा मुझे लग रहा है
और प्रश्न कैसा आएगा वो भी बात कर लेते हैं, लगभग ऐसा प्रश्न आएगा भी है परीक्षा में। वो पूछेगा कि इकाई के 5 पद है जो क्रमानुसार है या व्यवस्थित क्रम में है, उसमें ये पहले नंबर पे दे देगा, तभी अपना लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपने को अन्वेषण थोड़ा अलग लगेगा। तो पहले नंबर पे क्या मानना है, अन्वेषण, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर आत्मीकरण। आत्मीकरण कौन करेगा, बालक, चीजों को जो बढ़िया से सीखेगा, सब अपने दिमाग में फीड कर लेगा, फिर वो चीजें हैं उनको इधर उधर जैसे भी सेट करना है, और लास्ट में जो वो उनको अभिव्यक्त करेगा। ठीक है ना। अब इकाई शिक्षण विधि के गुण, तो इकाई शिक्षण विधि के गुण देखने हैं अपने को, दोस्त देखने हैं, तो देख लेते हैं। गुण क्या क्या है, तो स्वाध्याय की आदत का निर्माण होगा। हम सब जगह ये अच्छी बातें हैं जो पढ़ेंगे, अब उसको लगेगा पर्यवेक्षित में भी था, यहाँ भी है, तो ये सब जगह आएगा। दूसरा है योजना निर्माण के गुणों का विकास। जब भी आप इकाई योजना बनाते हैं तो इससे आप में जो टेक्निक आती है किसकी, कोई भी प्लानिंग करने की, खुद से जो योजना कर पाएगा बालक, योजना बना पाएगा। और लास्ट है कक्षा कार्य है, जो इससे क्या हो जाएगा, रोचक हो जाएगा, और बालक क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। जब प्लानिंग वगैरह का आधार पर काम चलेगा तो बालक को थोड़ा सा एक्टिवनेस का जो फायदा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 हो गए क्या, गुण। और किसी को ये तनाव नहीं लेना है, प्रश्न आ जाएगा कुछ अलग आ जाएगा, हम क्या करेंगे, बस ये चीजों को पढ़ लो, इनको समझ लो, फैक्ट याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहां जो आप ऑप्शन को पढ़ के समझ के ही उत्तर दे पाएंगे, फैक्ट से काम नहीं चलेगा वहां। दोष भी है एक दो, सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब इकाई योजना है वो जो हर सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ सब्जेक्ट है उनमें जैसे पाठ योजना ज्यादा प्रभावशाली है, विश्लेषण, किसी में अनुगमन, किसी में आगमन, निगमन, अलग अलग विधियां होती है, तो सभी विषयों के लिए है जो प्रॉपर उपयोगी नहीं है। और ये बात तो मैं कही चुका हूँ कि सबकी जो कमियां रहेगी ना, मतलब दोष रहेंगे, उसमें एक समय या पैसा तो आएगा ही आएगा। जो जो दोष है, समय सीमा यहाँ क्या रहती है, अनिश्चित रहती है। अब इकाई है जो कितने दिनों में पूरी होगी नहीं होगी उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो इकाई योजना है जो अपने कंप्लीट है। मैंने थोड़ा सा इसको जो शॉर्ट करने की कोशिश की है। अगर किसी विद्यार्थी को ऐसे लगता है जैसे कि भाई मेरे को बहुत भयंकर लेवल पे डिटेल में भी नॉलेज होना चाहिए, तो एक आध बार किताब को कभी जैसे मौका मिले वैसे थोड़ा थोड़ा दो चार पेज जब टाइम मिले तब पढ़ लेना। किताब से थोड़ी और किसी में किसी को लगता है अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए तो वहां से बन जाएगी। बाकी ये है जो मिनिमम हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए, वो चीजें यहाँ लिखी हुई है। अब बताओ देखिए इकाई योजना का कौन है फाउंडर, एच सी मॉरिसन। एच सी मॉरिसन का कुछ विद्यार्थियों को फुल फॉर्म भी पता है। एच एच का मतलब क्या है, हेनरी, बोलो हेनरी, और सी का क्लेन, ठीक है, हेनरी क्लेन मॉरिसन। किसी को लगे कि मेरे पूरा नाम याद करना तो नोट कर लेना, किताब वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। कार्य गोष्ठी विधि, अगली विधि का नाम क्या है, कार्य गोष्ठी। नाम को स्पष्ट कर लेते हैं पहले। गोष्ठी का मतलब होता है बैठक, मिलना, आपस में बातचीत करना, पंचायत करना, वो सारा कुछ क्या कर लेता है, गोष्ठी। और यहाँ उसको कार्य के साथ ऐड कर दिया है भाई, आप वहाँ कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ जो जैसे लिखना पढ़ना, कुछ बोलना, बातचीत, ऐसा कुछ, तो उसको नाम दे दिया कार्य गोष्ठी। अब इसमें होगा क्या, पहले बात करते हैं, ये जिन्होंने अभी जस्ट एसटीसी टीचिंग एप्टीट्यूड वैसे सब नहीं पढ़ा, अब मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि एसटीसी से पढ़ गया है, अब वो सारे रीड के स्टूडेंट ही है, तो थोड़ा उस लेवल का फीलिंग उनको भी आनी चाहिए कि हम रीड में है, अब एसटीसी को भूल जाओ। वहां हमने बहुत जगह पढ़ा था ऐसे गोष्ठी में जाना चाहिए क्या शिक्षक को, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए थे, वही सेम कहानी है, बस इसमें केवल शिक्षक नहीं है। अब इसमें जो कौन भी शामिल हो गया है, जो स्टूडेंट है वो भी इसमें आ गए। अब होगा क्या, देख लो, इसमें देख लेते हैं। अध्यापक और छात्र मिलकर विषय की समस्याओं का क्या करते हैं, सबसे पहले चयन करते हैं, भाई हमारे सामने ये तकनीकी समस्या आ रही है कुछ, वो सारे कुछ चयन कर लेंगे, और रुचि के अनुसार कार्य आवंटन। अब रुचि का अनुसार का मतलब ये हो गया, तो मान लो हमने ग्रुप वगैरह डिवाइड किया तो वो बात हो गई। और फिर वो जो कार्य आवंटन है या समस्या का चयन है, उस समस्या पर क्या करेंगे, चर्चा। अब चर्चा का मतलब क्या है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का हाँ, हम अपने जो विचार है उसको व्यक्त करने का मौका देंगे, सब अपनी तरफ से जो राय रखेंगे, तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो भी। और फिर लास्ट में उसका क्या निकाल देंगे अपन, कॉन्क्लूजन निकालेंगे, मतलब उसका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। अब ये जो कार्य गोष्ठी विधि है, ये विधि है जो अभी अपने हिंदी में यूज की जाती है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इससे उत्तरदायित्व की भावना है। जैसे एक विद्यार्थी है, उसको ये कहा जाएगा कि समस्या का हम क्या समाधान निकालें, तो वो विद्यार्थी बहुत खुश होगा, और उसको भी लगेगा कि मेरे को भी पूछा जा रहा है, देखो कि भाई इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, तो उत्तरदायित्व की भावना आएगी। उसमें अनुशासन की भावना आएगी कि हम शिक्षक के साथ मिलकर किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो फिर अनुशासन की भावना आएगी। कार्य में रुचि की प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली, जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो बालक को भी उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। सही बात है कि, तो ये हो गया उद्देश्य कि भाई हम कार्य गोष्ठी विधि का इसलिए उपयोग करते हैं ताकि बालक में उत्तरदायित्व की, अनुशासन की और इंटरेस्ट जगे उसका कोई भी काम करे।
अब इसके भी सोपान है, और कितने सोपान है बोलो? 6 सोपान है। मैंने पूरा ध्यान रखा कि भाई ये इसको एक फ्रेम में लाके और अपन समझ सकें तो ठीक रहेगा, लेकिन आ गया ना एक फ्रेम में। किसके सोपान? कार्य गोष्ठी विधि के, ठीक है। और सोपान का मतलब क्या होता है? चरण। हाँ, चरण सोपान एक ही बात है। और सोपान का मतलब क्या है? सबसे पहले कौन सा काम करोगे, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, और लास्ट में कौन सा, उसको क्या बोलेंगे अपन? सोपान, ठीक है। सोपान का मतलब इसे समझ लो आप इस प्रकार से। अब ये सबसे पहले वाला कार्य, फिर कार्य, फिर कार्य, ये इसको सोपान कहेंगे। सबसे पहले पहले क्या करोगे बोलो? अब यहाँ समस्याओं लिखा है ना, तो कुछ स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि समस्या क्यों नहीं लिखा, समस्याओं क्यों लिखा। तो यहाँ ग्रुप बनाए जा सकते हैं ना कि भाई आपके सामने ये समस्या, आपके ये, आपके ये, आपके ये। और कुछ को इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे कि कुछ को लगेगा नहीं नहीं सर ये समस्या हमें बताओ, ये वो दूसरे कहेंगे हाँ इनकी इनकी वाली जो समस्या है वो हम बढ़िया से सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ किसका चयन हो गया? समस्याओं का। उनका वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार से क्लासीफाई कर देंगे कि ये इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, ये सब कुछ। फिर करेंगे सब सारे के सारे मिलके क्या? चर्चा। सामूहिक चर्चा हो जाएगी। फिर वर्गवार कार्य, मतलब जिनको जो काम, जैसे अब मान लो कि इनने पहले 4 भाग किए, उसके बाद ये है इसमें 4 जने हैं, 4 में से भी उस समस्या पर अलग अलग चारों को काम दे सकते हैं ना, तो वो काम करेंगे तो वो वर्गवार कार्य हो गया। फिर लास्ट में ये जो सारा कार्य है उसको जोड़ना और अंतिम रूप देना। और लास्ट में ज्यादातर जगह हम पढ़ते हैं कि कार्य का या कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह होता है तो उसका क्या होता है? मूल्यांकन। तो सबसे लास्ट में क्या हो गया? मूल्यांकन। क्लियर है यहाँ तक? अब ये विशेषताएं किसकी हैं बोलो? कार्य गोष्ठी विधि की। सबसे पहला है, पहले बात कर लेते हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे सोपान की, तो सबसे पहले समस्याओं का चयन करेंगे, उसके बाद उनका वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो भी काम आवंटित हुआ है वर्गवार वो कार्य करेंगे, और लास्ट में उस कार्य का क्या कर देंगे? समझ में आ रहा नहीं है? सोपान समझ में आ गए? ठीक है। बीच में रह गए तो वो बोलो ना, बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे? समस्याओं का चयन करेंगे, क्योंकि 6 है, ये 5 ही है ना, इस कारण चक्कर पड़ गया। बोलो, पहले पहले नंबर पे समस्याओं का चयन, उसके बाद समस्याओं का या उनका वर्गीकरण, उनका मतलब समस्याओं का वर्गीकरण, उसके बाद सामूहिक चर्चा, उसके बाद वर्गवार कार्य करना है। आवंटन, पहले आवंटन करेंगे, उसके बाद कार्य करेंगे, उसके बाद करेगा, लास्ट में मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। आवंटन करेंगे तो उस पर काम करेंगे, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हो गया? समस्याओं का चयन, फिर हो गया वर्गीकरण, फिर हो गई चर्चा, उसके बाद वर्गवार कार्य, और कार्य है उसको आवंटन करने के बजाय क्या कर लो? अंतिम रूप देना, मतलब ये जो कार्य था उसको जो जोड़ना एक साथ, और लास्ट में क्या कर लो? उसका मूल्यांकन। और इसको कौन सा मेथड कहते हैं? जैसे हमने उसको आगे कर दिया, फिर हम बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव रिकॉल। क्या कहते हैं बोलो? एक्टिव रिकॉल। मतलब हम किसी चीज को याद करके वापस अपने दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं। पढ़ो तब भी ये टेक्निक यूज किया करो, हालांकि हमारे पास जब ज्यादा मैटर होता है तब ये रिकॉल का टाइम नहीं रहता, लेकिन कठिन विषय है उनको रिकॉल करके याद किया करो तो और थोड़ा याद हो जाता है। जस्ट हमने अभी किसी चीज को पढ़ा, फिर हम बिना देखे उसको अगर बोल रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिकॉल होती है, तो फिर याद हो जाती है। अब बात करो चलो विशेषताओं की। किसकी विशेषताएं? कार्य गोष्ठी, कार्य गोष्ठी विधि की। सबसे पहले है सामाजिक व्यवहार जीवन कौशल का विकास। तो पहला तो हो गया भाई, बालक है जो सामाजिक व्यवहार है उसको सीखता है। अब सामाजिक व्यवहार कैसे सीखता है? आप लोग बैठोगे, आपस में चर्चा करोगे, तो सामाजिकता स्वाभाविक सी बात है ना, वहां कैसे बात करनी है नहीं करनी है वो। और जीवन कौशल, अब ये जीवन का सबसे मेन कौशल ही यही है कि आप दूसरों के साथ प्रॉपर बात कर पाओ, ये सबसे बड़ा कौशल है आज की दुनिया में। फिर अंतर्दृष्टि का विकास, कैसे? कोई भी समस्या है, बालक से पूछा कि भाई इसका क्या समाधान हो सकता है, तो वहां जो जवाब दे रहा है वो कौन सी दृष्टि का है? वैसे सोचेगा ना, हाँ इसमें ये चीज भी हो सकती है, बहुत बार हो सकता है वो गलत बताए, लेकिन अंतर्दृष्टि का विकास हो जाएगा धीरे धीरे। समाजीकृत अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति का मतलब वहां उसको चर्चा में बोलने का मौका मिल रहा है, और जो समाज मतलब जो ग्रुप है उसमें बोलने की बात है, तो फिर समाजीकृत अभिव्यक्ति का साधन हो गया। स्वाध्याय, अब जब भी आपको जो कभी चर्चा वगैरह करनी है, जैसे आपको कोई कार्य मिल गया, अब वहां जो आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो स्वाध्याय हो गया। गंभीर अध्ययन, क्योंकि कोई समस्या है उस पर काम करना, तो फिर आप जो थोड़ा गंभीर होकर काम करेंगे, गंभीर अध्ययन प्रवृत्ति का विकास होगा, ठीक है ना। क्योंकि समस्या जब होती है उस समय हम उसको मजाक में लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर है तर्क शक्ति,
क्योंकि चर्चा करोगे तो आप कोई बात कहोगे, फिर सामने वाला है जो उस पे जो क्रॉस क्वेश्चन करेगा। जैसे आप मान लो अभी जैसे हम जो आजकल पेट्रोल वगैरह की इतनी समस्या आ रही है, गैस वगैरह की, तो जैसे मान लो मैं एक समस्या सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कि हम कार्य गोष्ठी है, हम अपने यहाँ चल रही है, मान लो ये पेट्रोल वगैरह की जो अपने जो नेचुरल गैस वगैरह इनकी समस्या आ रही है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो अब वहां तर्क दो, एक आध बोलो पॉइंट के लिए किया जा सकता है, कोई भी बोलो। हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके आ जाओ, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ जाओ। अब जैसे ही इसने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ जाओ, है ना, तो दूसरा विद्यार्थी है वो उस समय इस पे तर्क दे सकता है कि कैसे तर्क दे सकता है कि ये बहुत महंगा है, या अभी उस लेवल पर उपलब्ध नहीं है, या इसमें जो बहुत सारी टेक्निकल समस्या आ जाती है। जैसे मैंने जब मेरे दोस्तों से बात की कि इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो उसने कहा कि इसमें आग लग जाती है, खराब हो जाती थी, उसको ठीक ही नहीं करते हैं, बहुत दिनों तक पड़ी रहती है, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ उसकी क्या विकसित हो रही है बोलो, तर्क शक्ति, ठीक है ना। अब ये चीज एक छोटा सा उदाहरण है, और जगह भी जैसे हम कहेंगे कि भाई एनर्जी के सेक्टर में हमें काम करना है, कोयला वगैरह का उपयोग कम करना है, तो सौर ऊर्जा लेके आओ। तो कोई स्टूडेंट कह देगा खेजड़ी के पेड़ कट रहे हैं, और ये सोलर जो प्लेटें लगती हैं, तो तापमान बढ़ता है, तो उधर लफड़ा हो रहा है, बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत सारी तर्क, तो ये तर्क शक्ति का विकास हो गया। फिर बात है देखो सहयोग की, क्योंकि समूह है, एक समस्या पे काम कर रहा है, तो एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, और सहयोग करना सीखेंगे कि देखो हम जब एक दूसरे की मदद करते हैं तो कितना बढ़िया कर पाते हैं। निरीक्षण अवलोकन क्षमता का विकास, बालक है वो दूसरे क्या काम कर रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है, उसका निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो इस क्षमता का भी विकास होगा। अब कुछ को लग रहा है कि भाई अवलोकन की भी क्षमता विकसित करनी पड़ती है, कि हाँ सही बात है। बहुत बार हम जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति किसी चीज को देख रहा है तो उसको नॉर्मल बातें नजर आएंगी, और कोई उस लेवल का व्यक्ति है तो उसमें से फटाफट से बता देगा कि ये टेक्निकल समस्या है। तो कौन सी शक्ति का विकास हो रहा है बोलो, निरीक्षण अवलोकन शक्ति का। और दूसरे ग्रुप वाले काम करते हैं उनको देखना तब भी। और इससे शिक्षक है उसका कौन सा उन्नयन होगा, व्यवसायिक उन्नयन होगा। अब व्यवसायिक उन्नयन का मतलब अपन जानते हैं, वो जो अच्छे से और जो भी अपना काम कर रहा है उसको बढ़िया कर पाएगा, या उसकी जो व्यवसायिक जो ग्रोथ है वो होगी, सैलरी वगैरह उसको ज्यादा मिलेगी, या जो भी। तो ये कौन सी विधि है जो हमने पढ़ ली बोलो, कार्य गोष्ठी विधि, ठीक है। इसमें जो फाउंडर का नाम आया क्या बोलो, नहीं आया। अगर फाउंडर का नाम नहीं आ रहा तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर विधि है उसका फाउंडर हो। कुछ विधियां ऐसी बन गई जिनका जो हमें अता पता नहीं है, वो ऐसे ही बन गई बैठक, फिर किसी ने नाम दे दिया कि यार इस विधि का भी नाम रख लो और इसमें कुछ ये चीजें जोड़ दो तो ये विधि हो जाएगी। तो बात कर चुके हैं अपन, यहाँ पर है जो बढ़िया से समस्या वगैरह का, समस्याओं का चयन करके ग्रुप वार काम बता देते हैं, वो जो काम करते हैं फिर उस काम को जो ग्रास करके और लास्ट में उसका मूल्यांकन कर दिया जाता है। विशेषताओं में हमने बात की कि बालक इससे सामाजिक व्यवहार सीखता है, उसके जो जीवन में जो स्किल चाहिए वो स्किल सेट उसमें डेवलप होता है, इनसाइट डेवलप होती है, उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है, लोगों के साथ सहयोग करना सीखता है, सहयोग लेना सीखता है। वो तो एक महत्वपूर्ण बात है, देखो इसने केवल लिखा है, इसने का मतलब मैंने ही लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ केवल सहयोग, सहयोग करने से भी ज्यादा जरूरी है व्यक्ति में सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए, ये चीज भी, स्किल भी बहुत जरूरी है आना। बहुत बार होता है व्यक्ति है जो जैसे हमें मदद की आवश्यकता है, हम जो मतलब कहते ही नहीं किसी, अब कहते नहीं तो कैसे मदद मिलेगी। तो व्यक्ति जो बालक है उसमें ये स्किल भी आएगी किस प्रकार से सहयोग प्राप्त किया जाएगा। निरीक्षण अवलोकन की बात कर चुके हैं, शिक्षक के लिए भी ये काफी बढ़िया है, इससे जो उसका व्यवसायिक उन्नयन होगा। तो कौन सी विधि कंप्लीट हो गई बोलो, कार्य गोष्ठी विधि। बढ़िया लगी क्या ये विधि, ये होनी चाहिए कुछ जगह है जो ये बढ़िया काम कर सकती है। अब कुछ को लग रहा होगा कि 5वीं क्लास में आप कौन सी कार्य विधि कर लोगे और क्या ही कर लोगे समस्या का, तो वहां तो लागू नहीं होगी, लेकिन बड़े स्तर पर इसको लागू किया जा सकता है। आगे है वाद विवाद विधि, और ये सारी विधियां कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं अभी हम, हिंदी में, और जगह भी लागू हो जाएगी, समस्या जब सब्जेक्ट है तो सब जगह लागू हो जाएगी। अब वाद विवाद तो नाम सुना ही है, और ये तो पूरी दुनिया में सबको मजा आता है इसमें। वाद विवाद सबसे बढ़िया रहता है, मतलब थोड़ा मामला बनता रहे ऐसे, तो अपने को मनोरंजन। सबसे ज्यादा बढ़िया फिल्में कौन सी लगती है जिसमें फाइटिंग वगैरह और कुछ ऐसा हो, मतलब जहाँ विरोधी विचारधाराएं टकरा रही है, तो फिर वो आनंद का काम है। तो ऐसी विधि है, नाम है उसका क्या, वाद विवाद। अब वाद विवाद प्रतियोगिता होती है संस्कृत वाले स्कूल में, होती है क्या पार्वती, होती है ना, तुम गई क्या कभी, भाग लिया, ये बात अभी इसके बारे में बढ़िया जानकारी है जो खजीना वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ के स्टूडेंट के बारे में इसे सुना कि वो गए और इतना इनाम जीत के आए, वहाँ राज्य स्तर पे, देश के स्तर पे, है ना। ये वाद विवाद में बहुत होशियार है ना। क्या है जो थोड़ी बात कर लेते हैं। वाद विवाद का मतलब ये हो गया कि आपको एक पॉइंट दे दिया, ठीक है ना, मतलब एक विषय दे दिया कि ये विषय है। अब एक स्टूडेंट तो उसके पक्ष में बात करेगा और एक करेगा उसके
विपक्ष में, मतलब उसकी बातों को क्रॉस क्वेश्चन करने का काम करेगा ये। अब वो दोनों है जो बातचीत करेंगे, उसका कंक्लूजन जो भी रहेगा वो निकल जाएगा। ऐसी विधि है वो क्या कहलाती है? वाद विवाद। अब इसी को और नाम से जानते हैं, डायलेक्टिक। अब ये है ना, कोई विद्यार्थी जब पढ़ रहा है शिक्षण विधियां, तो ये नाम आते हैं ना जैसे, इनको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि डायलेक्टिक शब्द ऐसा है जिसका कोई सीधा सीधा मीनिंग अपने को नहीं आता। तो जैसे मतलब वाद विवाद शब्द आया ना, तुरंत अपने को और शब्द याद आना चाहिए क्या? क्योंकि आजकल के जो पेपर सेटर है ना, वो दिमाग उनका अलग ही लेवल का रहता है, वो अपने को सेट करने की प्लानिंग में रहते हैं कि इसको सेट करना है, तो गड़बड़ हो सकता है मामला, तो अपने को ये सब याद रखना है। अब इसका जो फाउंडर है वो कौन है? प्लेटो। अब ये प्लेटो वगैरह दार्शनिक है, इनके नाम आते थे, इनके पास क्या होता था पहले, जैसे इनका एक इंस्टीट्यूट है, एकेडमी बोलते हैं उसको, आजकल भी बोलते हैं अपन, तो अकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट होते थे। अब वो स्टूडेंट है, उनमें सारे स्किल सेट है जो उनको तैयार करने हैं, बढ़िया एकदम, मतलब जो मार्केट में जाए अच्छा जाए इसे बनाना है। तो वो क्या बहुत सारी टेक्निक यूज करते थे, प्रश्न उत्तर पूछ रहा, रस्तु में पढ़ते हैं कहीं, सुकरात में, सॉरी सुकरात में कहीं नाम आता है ऐसे। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ अपने क्या नाम है, प्लेटो महोदय है, ये बैठे हैं और पूरे दिन क्लासें चलती है आराम से, जब रेस्ट का टाइम है रेस्ट कर लो और फिर पढ़ना, पहले ऐसे सिस्टम होता था। दो स्टूडेंट को है जो टारगेट दे दिया, अब ये आपस में वाद विवाद कर रहे हैं किसी विषय पर, तो इससे दोनों का बौद्धिक स्तर है जो बढ़ रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है कहीं, और सारे विद्यार्थी दूसरे सुन रहे हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो ये कुछ सिस्टम पहले जनक के रूप में प्लेटो को अपने याद रखना। वार्तालाप भी बोलते हैं, वाद विवाद का मतलब हो गया एक कुछ बोल रहे हैं फिर दूसरा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? वार्तालाप हो गया। और विचार विनिमय, विचार विनिमय का मतलब मैं उस विषय के बारे में क्या सोचता हूँ मैं बोलूंगा, फिर दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है वो बोलेगा, तो इसका मतलब हम दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति विचारों का क्या कर रहे हैं? विनिमय कर रहे हैं, मतलब उसके विचार मैं सुन रहा हूँ, मेरे विचार वो सुन रहा है। तो वाद विवाद के चार नाम हो गए, देखो, डायलेक्टिक हो गया, वार्तालाप हो गया, और विचार विनिमय। ठीक है, याद रह जाएंगे चारों नाम। और फाउंडर कौन है? प्लेटो है। छात्र व अध्यापक किसी प्रकरण समस्या पर स्वतंत्र वातावरण में विचारों विचारों का आदान प्रदान। अब यहाँ लिखने में इन्होंने लिखा है कि अध्यापक, तो बहुत बार हो सकता है अध्यापक भी इस विधि का उपयोग कर रहे हैं, जैसे विद्यार्थी एक बोल रहा पॉइंट शिक्षक बोल रहे हैं, और ज्यादातर इसका उपयोग जो किया जाता है विद्यार्थियों के मध्य। ठीक है, तुम्हें कौन सा विषय मिला था बताओ, कुछ याद है तो? मोबाइल। तो तुम पक्ष में थी विपक्ष में थी? पक्ष में, ठीक है ना। जैसे मोबाइल फोन है उसका उपयोग, मोबाइल का उपयोग, अब एक विद्यार्थी तो बोलेगा इसके पक्ष में, और एक बोलेगा कैसे? उसके विपक्ष में। ठीक है, तो तुमने एक दो कुछ तो वहां बताया होगा, तुम जीती नहीं जीती? सेकंड आई थी, हाँ, तो भी बहुत बढ़िया बात है, सेकंड आना भी कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि ये है जो कोई स्टूडेंट है वो ऐसे मत सोच लेना मैं ऐसे कह रहा हूँ, सेकंड आना बढ़िया बात है। वो जब सेकंड आ जाए उस समय बढ़िया बात है, जब तक वो प्रतियोगिता नहीं होती है तब तक हमें केवल और केवल किसके बारे में सोचना, बोलो? फर्स्ट। तब तक उसको ऐसे स्वीकार नहीं कर लेना कि सेकंड आएंगे तो भी चल जाएगा, नहीं। उस समय हमेशा दिमाग में रहना चाहिए अपने को, कहा ना, फर्स्ट नंबर पे। अब नहीं आ पाए वो एक अलग कहानी, उसके बाद ऐसे ही मैं तो सेकंड नहीं आया अब बस खत्म, ऐसे नहीं, वो फिर थोड़ी अलग बात हो जाएगी। तो चलो बोलो, एक पॉइंट बोलो देखिए पक्ष में मोबाइल के उपयोग के बारे में, जो भी वहां बोला हो, ऐसे सिंपल स्टूडेंट के रूप में बोलना आपने कोई। हाँ, ये हो गई बात, ये हमारे, अरे बोलो, दैनिक क्रियाकलाप में बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो मदद करता है। ठीक है, और कोई एक आध पॉइंट? मैं भी पानी पी लेता हूँ। बोलो कुछ, एक पॉइंट और बोल जाओ बस। ये हमारे साप्ताहिक जीवन में भी काम आता है। अरे संडे वनडे को फिल्में वगैरह कुछ रील वगैरह देखते नहीं देखते? हाँ, मनोरंजन के काम आ जाएगा ना, मनोरंजन का हो गया साधन। और तुम तो ऐसे कह सकती हो कि पढ़ने में, अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसको मोबाइल पे तो पढ़ोगे, तो मोबाइल का उपयोग हो गया ना, पढ़ने में उपयोग हो जाएगा, किसी अपने से बातचीत करने में भी उपयोग हो जाएगा, सामाजिक जो परिदृश्य में क्या घटनाएं हो रही नहीं हो रही है सोशल मीडिया पर देख सकते हैं अपन, देख सकते हैं। आजकल जो धंधा कर सकते हैं, धंधा मतलब समझ गए, बिजनेस मतलब व्यवसाय है, वो भी सोशल मीडिया से, इससे मतलब मोबाइल से जो अपन चला सकते हैं अपना। तो सारी कुछ कहानियां हैं, ठीक बात है, इसको छोड़ो भी। पक्ष समझ में आ गया। अब वो कोई विपक्ष है, विपक्ष वाला कोई है क्या आदमी? मैं विपक्ष में बढ़िया पॉइंट बता सकता हूँ एक दो जो एकदम शानदार लगे, तुम ही बता दो ना, पास में बैठी, परिचय भी हो जाएगा थोड़ा। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ।
और मैंने ये बात कही भी थी कि कोई स्टूडेंट ऐसा ऐसा नहीं रहना चाहिए, एक भी मतलब एक भी दिन एक भी क्लास ऐसी नहीं रहनी चाहिए जब मतलब तुम बातचीत नहीं करो मास्टर से। कोशिश करनी है अपने, कोई कोई ऐसी समस्या लेके चले जाओगे ये बताओ, जबकि अपने को पता है कि ये है, फिर भी थोड़ा बढ़िया रहता है उससे। बोलो, नाम बोलो पहले। कोमल है ना? तो कोमल तुम ही हो वो, मतलब ऐसे घूमते हुए डीपी वाली। देखो मैं तो सोशल मीडिया का वही हूँ, वहां देखूंगा और वहां से ही पता चलेगा। हाँ ठीक बात है ना। अभी तक मैंने नंबर भी सेव नहीं किया क्योंकि इस लेवल पर बात नहीं हुई थी। चलो ठीक है, अब नाम पता चलेगा तो अभी आज सेव कर लेंगे नंबर। बताओ एक कोई विपक्ष में बताओ कोई एक बात। तो मुझे इस मोबाइल के उपयोग के विपक्ष में हो, और मैंने तो अब डीपी की बात भी कर दी है तो थोड़ा मामला और ज्यादा गड़बड़ हो गया। बोलो। हाँ, अति उपयोग से फिर ये नुकसान कर सकता है, ठीक है। उपयोग मोबाइल का करना है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, लेकिन क्या नहीं करनी है, अति नहीं करनी। या फिर अगर जैसे हमें पढ़ना नहीं है, हम वहां से व्यवसाय करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो प्रोडक्टिव है, उसका हमें जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं फायदा हो रहा हो, तब वो फिर ठीक है। बाकी है जो अनावश्यक चीजों में तो समय जा सकता है, ऐसा कुछ इसने अनुमान लगाया। अब ये समझ में आ गई ना वाद विवाद की बात। एक पक्ष में और एक विपक्ष में बात करेगा। अब इसके प्रकार भी हैं दो। तो प्रकार में हमने जब पढ़ रहे थे उस समय हमने निरौपचारिक पढ़ा था शिक्षा में, औपचारिक अनौपचारिक के अलावा, है ना। तो यहाँ केवल दो ही है, अनौपचारिक और औपचारिक। अब नाम से ही पता चल रहा है अनौपचारिक है, इसका मतलब आप अपने हिसाब से कभी भी कहीं भी बहस करने लगे किसी विषय पर तो अनौपचारिक हो गया। और अगर सिस्टमेटिक मतलब उसके लिए जैसे प्रतियोगिता होती है ना वाद विवाद की, तो उसमें सिस्टम होता है, इतने समय तक बताना है, अगर ज्यादा समय ले लिया तब भी आपको वहां से बिठा देंगे, ऐसा कुछ, तो वो क्या कहलाएगा, औपचारिक। प्रॉपर सिस्टम से अगर हो रहा है तो वो औपचारिक कहलाएगा। अभी जो अपना था, अभी जैसे मैंने बातचीत की है, ये औपचारिक था या अनौपचारिक था? अनौपचारिक था। इसमें कोई बाइंडिंग थोड़ी, मतलब बाध्यता थोड़ी थी कि भी इतने समय मतलब इतने पॉइंट बोलने हैं नहीं बोलने हैं। अब ये वाद विवाद के गुण है। स्व निर्देशन पर बल। अब कुछ को लगेगा स्व निर्देशन क्या है, तो जब वाद विवाद में फंस गए ना आप, तो उस समय आपको अपने आप को कहना है कि ये बात कहूं नहीं कहूं, ये सही होगा नहीं होगा, यानी आप अपने आप को निर्देश दे रहे हैं। इसका मतलब किस पर बल हो गया, स्व निर्देश। बीच में कोई शिक्षक आपकी मदद नहीं कर सकता, एक बार प्रतियोगिता में चले गए तो पूरा मामला खुद को ही संभालना, यही है। तो स्व निर्देशन पर बल। फिर मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें हो गया कि जैसे मान लो वाद विवाद है, तो ऐसे नहीं कि तुम उसके चिपका दो कि मेरी ये बात क्यों कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी अपने को कोई प्रतियोगिता है तो थोड़ा उस हिसाब से चलना है। सहिष्णुता। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल सबसे बड़ी जो समाज में समस्या आ रही है वो इसी की आ रही है, सहिष्णुता। क्या अर्थ होता है बताओ, सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? हाँ, आदमी को आजकल ये जो चीजें सहन नहीं होती, असहिष्णु होता जा रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा कुछ हो गया, जैसे हम जा रहे हैं कहीं, कोई थोड़ा टच क्लास में होता है बहुत बार, तो एक चिपका देंगे उसके, ऐसा इसका मतलब वो असहिष्णु है। और बहुत बार अब कुछ को लगेगा कि ये ठीक भी तो है, कुछ जगह जो ठीक भी है कुछ जगह गलत भी है। लेकिन वाद विवाद में जैसे हम आज जो किसी विषय पर बहस कर रहे हैं, हम पक्ष में या विपक्ष में, तो पक्ष वाला बोल रहा है तो जो विपक्ष वाला है उसको शांति से उसकी बात को सुनना है। इसका मतलब उसको क्या होना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो सहिष्णु हो जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ यार ये चीजें भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए, ऐसा कुछ। फिर सहयोग की भावना का विकास होगा, मतलब सहिष्णुता भी आएगी और सहयोग भी। फिर अभिव्यक्ति कौशल। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो, इसका मतलब कौन सा कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, स्वाभाविक सी बात है। तार्किकता। अब कोई भी पक्ष में बोलेगा ना तो उसके पास तर्क होना चाहिए, जैसे ये करेंगे भी दैनिक जीवन में उपयोग है, अब ये करेंगे भी हमारा समय खा जाता है। अब दोनों के पास तार्किकता है। जिस विद्यार्थी को उसका उपयोग क्या होना चाहिए वास्तव में वो नहीं पता है, तो फिर उसका समय जो गड़बड़ हो जाएगा। और जिसको बहुत अच्छे से पता है, मैनेज अगर कर लेता है, तो फिर उसके लिए जो उपयोग हो जाएगा। तो तार्किकता हो गई। समाजीकरण। वाद विवाद में आप जो सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे नए आयाम हैं उनको सीख रहे हैं, तो वहां से आपका क्या हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है। समाजीकरण है जो अभी जस्ट वहाँ प्रीलिम्स में शिक्षण अभिक्षमता में पढ़ा था हमने, बहुत सारे जैसे अखबार से, जो भी शिक्षण मतलब विद्यालय है हमारा जो धार्मिक संस्थाएं वगैरह है, वहां से भी हमारा समाजीकरण होता है। तो ऐसी जो विधि है उससे भी समाजीकरण होगा। फिर नेतृत्व। स्वाभाविक सी बात है, आप जो जैसे बोल रहे हो वाद विवाद में सबसे आगे जाके कौन बोलता है, लीडर तो बोलता है, तो नेतृत्व के गुण आएंगे उसमें। फिर आत्मा अभिव्यक्ति, मतलब आप है जो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे, ये टेक्निक भी आएगी। सामाजिक प्रयोजन, कहीं ना कहीं समाज के लिए जो बेहतर बात होगी ये बात कर पाएंगे आप। और संबंधों का स्वाभाविक विकास, यहाँ है ना नेचुरल नेस रहेगी।
भाई हर चीज है उसके गुण और क्या रहते हैं, दोष रहते हैं, या पक्ष और विपक्ष रहते हैं। आज भी देखो ना, पॉलिटिक्स में जाओ विपक्ष मिल जाएगा, कहीं भी जाओ। मैं कह रहा हूँ कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, 10 जने अभी बाहर जाकर बात करो तो कह देंगे कि किसी कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ये छोड़ो है। मतलब अगर एक पॉजिटिव पक्ष है तो एक नेगेटिव पक्ष मिलेगा ही मिलेगा। सामाजिक प्रयोजन की बात कर ली हमने। विषय वस्तु चयन एवं संगठन करना, ये चीज है जो विद्यार्थी कि भाई किस प्रकार से हमें जो किसी विषय का चयन करते हैं, विषय वस्तु का, और किस प्रकार से उसको जो आकार दिया जाता है, उसको संगठित किया जाता है। तो ये सारी बातें हमने कौन सी विधि के बारे में की? वाद विवाद। समझ में आई क्या? फाउंडर कौन है? हाँ? प्लेटो है, ठीक है। प्लेटो की एकेडमी का नाम बता सकता है क्या कोई? मतलब प्लेटो जहां पढ़ाते थे इंस्टीट्यूट कौन सा था उनका? अपने का ध्यान रखना, अपने कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगे रहते हैं तो ठीक है। हाँ, बहुत बार ये जरूरी हो जाती है चीज। चलो एक बार वापस देख लेते हैं। वाद विवाद में कोई महत्वपूर्ण बात हो तो छात्र अध्यापक को भी शामिल किया है, ये ध्यान रख लेना। और दो प्रकार बात की हमने, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर हमने गुण में बात की कि भाई इसका निर्देशन होगा, मिलजुल कर कार्य करना सीखेगा, सहिष्णु बनेगा, सहयोगी सहयोग की भावना आएगी उसमें, अभिव्यक्ति कौशल डेवलप होगा, और रीजनिंग आएगी, मतलब थोड़ा तार्किक बनेगा, समाजीकरण की, नेतृत्व की, आत्मा व्यक्ति की जो स्किल है वो आएगी उसमें। और इसका जो सामाजिक प्रयोजन है समाज के लिए, वाद विवाद है जो, अगर वो मतलब अच्छा है ना, सकारात्मक है, तो काफी चीजें हैं जो बढ़िया भी होती है, बढ़िया फायदा करेगी वो। और जो कनेक्शन है अपने वो नेचुरली स्ट्रॉन्ग होंगे, विषय वस्तु का चयन और संगठन करना सीखेगा वाला। ये सारी बातें हैं जो वाद विवाद में। पाठ्य पुस्तक विधि, अब कौन सी विधि है? पाठ्य पुस्तक। और जो भी ऐसी विधि है ना मनोवैज्ञानिक, तो उसको जो बहुत अच्छे से हाईलाइट करके रखना है, वो परीक्षा में ज्यादा पूछी जाती है। तो पाठ्य पुस्तक विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक, क्योंकि ये रिटर्न विद्या है, उस पर ज्यादा फोकस करती है। डॉक्टर वेस्ट, जो विद्वान है, मतलब जो टीचर है जिन्होंने ये विधि यूज की है, उनका नाम है डॉक्टर वेस्ट। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डॉक्टर वेस्ट पढ़ते हैं वहाँ, टेक्स्ट बुक नाम आएगा शायद, टेक्स्ट बुक मेथड। मनोवैज्ञानिक है, और इस प्रणाली को आप है जो सुग्गा प्रणाली बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रटंत विद्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में हाँ, रोट लर्निंग। क्या शब्द आता है? रोट लर्निंग। क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी में ही पढ़ाऊंगा तो अभी बात करना थोड़ा है ना, ठीक बात ही बात कर लो। शिक्षक किसका काम करेगा? मार्गदर्शक का, किताब देख देख के बताएगा। मूल रूप से यह है जो किस भाषा की विधि है, नाम से ही पता चल रहा है। डॉक्टर वेस्ट का नाम आ रहा, मतलब कहाँ से आई है? इंग्लिश से आई है। और इसका उपयोग ज्यादातर मतलब पाठ्य पुस्तक विधि का, हालांकि हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी व्याकरण शिक्षण में माना जाता है कि इसका उपयोग होता है। तभी हम पाठ्य पुस्तक है तो उससे जो ग्रामर वगैरह के जो रूल वगैरह सिखाते हैं बच्चों। अब लाभ देखो, स्वाध्याय प्रवृत्ति, किताब है तो घर पे जाके बच्चा पढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको हम क्या कहेंगे? स्वाध्याय। निर्दिष्ट कार्य पूर्ण करना, किताब में अभी याद करो, नवीं दसवीं में ऐसे कहते थे ना कि ये कर लाना, प्रश्न 10 प्रश्न कर लाना, 5 कर लाना, तो ये हो गया एक तरीके से निर्दिष्ट कार्य पूर्ण करना। विषय सामग्री तैयार नहीं करनी पड़ती, कितनी बढ़िया बात है। जैसे मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो मुझे जो लिख के लाने पड़ रहे हैं, हर बार ये लगाने पड़ रहे हैं। अब इसकी अगर फिक्स किताब होती, आरएसएसबी वाले कहते हैं कि इस किताब में से प्रश्न आएंगे, उसकी पीडीएफ लगा लेते, उसको पढ़ लेते हैं, तो मुझे ये पीपीटी तैयार नहीं करनी पड़ती, नोट्स तैयार नहीं करने पड़ते। तो ये किताब अगर है तो तैयार नहीं करनी पड़ती सामग्री, फोटो वगैरह उसमें रहते हैं, सारा कुछ मैप और दुनिया भर की चीजें मिल जाती, मिलती है नहीं मिलती बोलो? हाँ, पुस्तक से क्लास के बाद भी सीख सकते हैं, शानदार। वो तो भाई किताब घर पे बच्चे के पास रहेगी तो सीख सकता है। स्मरण शक्ति का विकास होगा, याद करेगा, रटेगा, तो इससे कौन सी शक्ति बढ़ेगी? स्मरण शक्ति। शब्द भंडार में वृद्धि होगी, पढ़ेगा किताब को तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी, स्वाभाविक सी बात है। पठन और लेखन कौशल का विकास होगा, किताब से होगा ये तो। दोष भी है, बालक है वो कुछ पृष्ठों तक सीमित हो जाएगा, मतलब किताब में जैसे मान लो 100 पेज है, तो अब 100 पेज के अलावा भी तो उस विषय से रिलेटेड ज्ञान हो सकता है, जो शिक्षक उसको बता सकता है, लेकिन किताब के कारण शिक्षक भी बाउंड है, और बच्चा जो विद्यार्थी है वो भी बाउंड हो जाएगा। केवल स्मरण शक्ति का ही विकास। अब स्मरण शक्ति का विकास है तो अच्छी बात हो गई, इसके आगे लगा दो क्या? केवल। और भी तो शक्तियां हैं, कौन कौन सी है बताओ? स्मरण के अलावा और कौन सी है? तार्किक शक्ति, वेरी गुड। और बोलो ना, कुछ शब्द और होंगे। चिंतन, हाँ बोलो। और शक्तियां तो खूब सारी है ना, हर कुछ ही बोल जाओ। कम्युनिकेशन की स्किल भी हो सकती है, अभिव्यक्ति कौशल हो सकता है वो भी। ठीक है, आगे बात करो। टाइपिंग मिस्टेक, किताब में जो क्या हो सकती है? टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। और किताब में टाइपिंग मिस्टेक होने से क्या होगा? बालक उसको कैसे सीख जाएगा बोलो?
गलत सीख जाएगा और गलत सीखने से फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये इसको कमी के रूप में बताया है टाइपिंग मिस्टेक को, ठीक है। मेरे से हो गई थी जैसे टाइपिंग मिस्टेक पहली क्लास में अपने टॉक टू टीचर्स में आगे विलियम जेम्स लिखना था, उसकी जगह जो कौन आ गया, डीसी बर्नलाइजर आ गया। तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है अपने को। अब अगर अपने तो यहाँ समझ रहे हैं हालांकि, तो वो शुद्धिकरण हो गया, लेकिन जैसे जिसने किताब छापी वो स्कूल में आ रहा है, एक को आके थोड़ी बताता है। अगर मिस्टेक हो गई तो वो हो जाती है। वो जगह किताबें जब लेके आते हैं मार्केट से अपन पढ़ने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तब भी वो जगह गड़बड़ होती है ना। और फिर अपन ऐसे सोचते हैं कि यार पास, जैसे मेरे पिछली बार में मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें वो शायद टाइपिंग मिस्टेक वगैरह थी और उसके कारण से वो प्रश्न परीक्षा में आ गया और उसमें गड़बड़ हो गई, मेरे वो गलत भी हो गया। तो जो उसका राइटर था उसको मैंने व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था। हालांकि सामने वाले को पता चल गया, तो उसने जैसे हाथ जोड़ दिए कि हाँ यहाँ ये थोड़ी है। तो वो टाइपिंग मिस्टेक है जो गड़बड़ कर सकती है अगर, और संभावना रहती है टाइपिंग मिस्टेक होने की, खूब संभावना रहती है। तो अभी हमने विधि पढ़ ली कौन सी, पाठ्य पुस्तक, ठीक है। डॉक्टर कौन से, बेस्ट। मूल रूप से कौन सी भाषा की, अंग्रेजी की। और कौन सी प्रणाली है ये, सुग्धा रटंत विद्या या रोट लर्निंग। और जितना ये विधियां वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हो ना, कुछ भी हिंदी मतलब जीके वगैरह सारा मतलब और जो भी चीजें हैं, अगर कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो पारिभाषिक शब्द है या ऐसा शब्द जो और जगह यूज हो सकता है अंग्रेजी वगैरह में, तो उसकी इंग्लिश क्या है वो कोशिश करो रिकॉल कर देंगे, तो अंग्रेजी में बहुत बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी के भी अपने कितने क्वेश्चन आएंगे और नो क्वेश्चन। और जो सिलेक्शन का दरवाजा है बहुत बार ये अभी याद हो जाएगा, मतलब याद आ जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट को। सीसी वाले बैच में मैं बहुत करता रहता था। तो ये गणित अंग्रेजी वगैरह ये चीजें है ना, ये चयन का दरवाजा है इसमें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो साइंस मैथ्स के इंग्लिश बैकग्राउंड के आते हैं ना, तो उनके ये क्या चुटकियों में सही हो जाते हैं। अब अपने इधर से जाने वाले स्टूडेंट की बड़ी समस्या रहती है। और इनको पढ़ना आसान है या जीके को पढ़ना आसान है, तो वो जो इसको पढ़ना आसान है याद करना, जीके को नॉर्मल उसी बात है ना, राजा महाराजा और डांस वगैरह तो याद हो जाते हैं। अंग्रेजी याद नहीं होती ना, गणित समझ में आ जाए तब है, बाकी नहीं आए तब तो बहुत मुश्किल काम है। तो उनके लिए तो चीजें इधर आ रहे हैं तो अपन जो जानते हैं वो तो इजी है, और अपन उधर जाते हैं तो अपने लिए थोड़ी टफ है। तो इसको इजी बनाने के लिए ये तरीका हो सकता है, काम में लेना अपने को। ओके, आगे बातचीत शुरू करते हैं अपन। अगली विधि है, नाम क्या है, समय हो गया क्या, थोड़ा देरी रखो तो 10 तक पहुंचा देंगे इसको है या बस। अभी देखो रिकॉर्डिंग है लगभग 15 मिनट और थोड़ा देरी रख लो। कौन कौन है जो कि नहीं, बंद कर दो इसको। ये भी तो हिम्मत नहीं कर पाते, कर लिया करो हिम्मत। 4:30 की कह रखा तो 4:30 में होनी चाहिए ना क्लास। थोड़ा और पढ़ लो, अभी फ्लो बना हुआ है ठीक ठाक, तो एक दो और पढ़ लेते हैं। निरीक्षण विधि, और निरीक्षण का मतलब होता है देखकर सीखना। आप अगर देख रहे हैं और देखकर सीख रहे हैं तो निरीक्षण विधि में आ जाएगा। अब इसकी विशेषताएं हैं कुछ, बात करते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। अभी निरीक्षण विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि कैसे है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है और बालक खुद निरीक्षण कर रहा है, तो इसका मतलब उसको ज्यादा मौका मिल रहा है। चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होगा, निरीक्षण करेगा तो अपने स्तर पर चिंतन कर पाएगा। स्थायी ज्ञान, निरीक्षण से जो हम जब कभी घूम के आते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा याद रहती है, ऐसा खुद से ऑब्जर्व करते हैं तो। रुचि जिज्ञासा जगना, अब वो इंटरेस्ट आ जाता है एकदम से है ना, क्यूरियोसिटी आती है कि इसके बाद और क्या होगा ऐसा कुछ, तो निरीक्षण में ये चीजें हो जाएंगी। स्थूल वस्तुओं का ज्ञान, बड़े लेवल पर जो चीजें हैं निरीक्षण से बढ़िया सीखता है बच्चा। बाह्य जगत की जानकारी भी निरीक्षण से बढ़िया सीखेगा। तो ये सारी की सारी क्या हो गई इसकी विशेषताएं। कौन सी विधि की बोलो, निरीक्षण। निरीक्षण में फाउंडर का नाम नहीं है तो नाम नहीं लेना। अब ये लाभ है वो की हुई बातें वापस है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, निरीक्षण करोगे तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सही बात है। और देखो वास्तविक स्थिति से ज्ञान, क्योंकि आप निरीक्षण कर रहे हो इसका मतलब एक्चुअल जो चीजें हैं उनका निरीक्षण होगा, तो ज्ञान की प्राप्ति वास्तविक चीजों से होगी, बढ़िया रहेगा। जिज्ञासा और उत्सुकता बनी रहेगी, ठीक बात है। कल्पना और तुलना शक्ति का विकास भी होगा, बालक कंपेरिजन कर पाएगा दूसरी चीजों से। अब दोष क्या है, दो बातें कही थी मैंने, एक तो कौन ज्यादा खर्च होगा, समय, और एक ज्यादा खर्च होगा। मान लो आप किताब में किसी दूर के बारे में पढ़ रहे हो और एक उस दूर को जाके वहां निरीक्षण करके और सीखो, तो दोनों में ज्यादा खर्चा होगा ना, पैसे का ज्यादा खर्चा होगा, और आपको एक दिन दो दिन लग जाएंगे वहां जाके आओगे तो। और किताब में यहाँ पढ़ेंगे तो घंटे दो घंटे में पढ़ लोगे। फिर अनुशासन की समस्या, अनुशासन का मतलब समझ गए, जैसे आप घूमने गए वहां कुछ भी कुचलदा कर देंगे, ऐसे उल्टे पुल्टे काम करेंगे, तो वो अनुशासन की समस्याएं जो रहती हैं थोड़ी। अभिभावकों का असहयोग, बहुत बार है जो अभिभावक है जो वो निरीक्षण विधि है उसमें सहयोग नहीं करते हैं, घूमने भेजेंगे नहीं, बहुत सारे बच्चों के जो ये समस्या रहती है कि उनको बाहर नहीं भेजते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, अभिभावकों का असहयोग। कौन सी विधि हो गई कंप्लीट, निरीक्षण, समझ में आ गई।
बालक क्या करके सीखता है? देखकर सीखता है, ठीक है। और समय और पैसा जो कम खर्च होता है, ज्यादा खर्च होता है। इतनी बातें ध्यान रखनी तो खूब है। स्थूल वस्तुओं का ज्ञान मिलता नहीं मिलता है? ज्ञान स्थायी होता है अस्थायी होता है? स्थायी। तो निरीक्षण करके सीखता हूँ स्थायी। अब इसमें सत्य असत्य वाली ये विशेषता है नहीं, उनमें ऐसी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होगी। जैसे वो पूछ लेगी के बारे में सत्य है या असत्य है, उसमें दे दे इसे कि भाई इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अब हमने अगर इसको नहीं पढ़ा ढंग से तो फिर ये गलत करवा देगा, क्योंकि लगेगा ना ऐसा कि हाँ जैसे मान लो निरीक्षण अस्थायी भी हो सकता है, वहाँ कंफ्यूजन आ सकता है। तो प्रॉपर याद करना हमने को। आगे है प्रश्नोत्तर विधि। विधि का नाम क्या है? प्रश्नोत्तर। फाउंडर कौन है? सुकरात। इसी कारण इसको सोक्रेटिक मेथड भी बोल देते हैं, अंग्रेजी में बोलोगे तो सोक्रेटिक मेथड, ठीक है। और प्रश्नोत्तर नाम से ही पता चलता है कि नहीं प्रश्न पूछना है या बातचीत करना। बातचीत करते हैं तो उसमें प्रश्न आंसर चलता रहेगा। लाभ क्या है? तो जब प्रश्न पूछोगे आप तो विद्यार्थी को ऑटोमेटिक क्या रहना पड़ेगा? सक्रिय। बहुत बार होता है ना, मैं स्टूडेंट का नाम लेता हूँ कि आप तुम बताओ, तो इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा ऐसे आलस की तरफ जा रहा है, तो उसको सक्रिय करना है, तो उसको प्रश्न पूछो तो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि में ये थोड़ा एक अलग ही लेवल की बात लिखी है। कल हम जब बात कर रहे थे तब एक पॉइंट आया था कि भाई मनोविज्ञान है उसके शिक्षक के लिए उपयोग है, उसमें समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना है। तो मनोविज्ञान ऐसा नहीं मानता है, ध्यान रखना, ठीक है। वहां वो सिखाने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, पाठ्यक्रम पे ज्यादा लोड नहीं देता है। रुचि, जिज्ञासा, तर्क क्षमता और मूल्यांकन, ये सारा कुछ ही है जो बालक किसमें सीखेगा? प्रश्नोत्तर में। जैसे मान लो हम किसी बालक को एक प्रश्न पूछते हैं, तो वो नहीं जानता है ना, तब भी उसको थोड़ा इंटरेस्ट तो आएगा कि यार ये क्या चीज है, इसके बारे में जानो, है ना। उसके मन में जिज्ञासा जगेगी। फिर वो कभी हम जैसे उसको बता रहे हैं तो अपनी तरफ से भी कुछ तर्क वगैरह दे सकता है, और वो किसी वस्तु का मूल्यांकन भी कर सकता है आंसर के आधार पे। हम भी कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान को जानने में सहयोग। आप है ना, जैसे मान लो कुछ भी टॉपिक पढ़ाना है आपको किसी बालक को, तो पहले आप उसका क्या जानो? पूर्व ज्ञान। पहले से उसको क्या पता है, ये अगर आपने जान लिया तो आगे आप जो चीजें पढ़ाओगे वो प्रॉपर पढ़ाओगे, उसको भी बढ़िया से समझ में आएगी। तो वो कैसे जानोगे? अभी हम जब संज्ञा की बात कर रहे थे तो हमने पूछा ना कि भाई आपका नाम क्या है, फिर हमने उधर लिखा रामू, फिर उसको पूछा कि भाई ये वस्तु क्या है, टेबल। अब इससे उसका पूर्व ज्ञान हमें पता चला कि यहाँ कम से कम वो इतनी चीजें जानता है, और फिर उसको नई चीज से जोड़ देंगे तो प्रश्नोत्तर विधि है कि यहाँ काम आएगी। अब जहाँ गुण है वहाँ दोष है, तो दोष देखो, पहला है उच्च स्तर पर ही अधिक लाभ है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनके उत्तर है जो थोड़े मतलब आर्टिफिशियल हो सकते हैं, या वो जवाब ही नहीं देंगे, करने लग जाएंगे, कुछ ऐसी संभावना होती है। प्रश्नों की अधिकता हो जाए तो शिक्षण कार्य प्रभावित हो। अब देखो कोई है ना शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करे जिस शिक्षण में, और बार बार प्रश्न ही पूछता रहे, जैसे मैं रोज ही आऊं या केवल प्रश्न ही पूछो, तो सब मतलब ऐसे लगेगा वो थोड़ा यार परेशान करता है फालतू में, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो वो थोड़ा प्रभावित कर सकता है शिक्षण कार्य को। व्यर्थ के प्रश्न पूछने की संभावना। अब मान लो प्रश्नोत्तर विधि है तो कुछ को लग रहा होगा कि शिक्षक प्रश्न पूछेगा और बालक उत्तर देगा, ऐसा नहीं है। शिक्षक जवाब भी तो देगा, बालक प्रश्न पूछ सकता है, और बालक जब प्रश्न पूछ रहा है उस समय इस प्रकार की संभावना बन सकती है। इस प्रश्न का क्लास में कोई सेंस नहीं है, वो प्रश्न भी वो पूछ सकता है। उसको तो भाई मजा आ रहा है, जिज्ञासा रुचि जगी हुई है उसकी, तो पूछ सकता है। तो इससे गड़बड़ हो सकती है, तो ये उसका क्या हो गया, एक तरीके से दोष हो गया। तीन दोष हो गए। उच्च स्तर पर ज्यादा लाभदायक है, प्रश्नों की अधिकता हो जाए तो फिर शिक्षण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, और फालतू के प्रश्न कोई विद्यार्थी पूछता है तब भी क्लास है जो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। थोड़ा और देरी है, मैं टाइम देख रहा हूँ, देखो 1 घंटा और 3 मिनट हुए हैं अभी, हमें जो मेन पढ़ाई है अपनी उसको किया करते हुए, तो थोड़ा और धैर्य रख लो। 1, 9 और 10, 10 से आगे नहीं, ठीक है। 10 से आगे तो फिर तुम सब उठ के चलने लग जाना, तो फिर मैं रुक जाऊंगा। बालोद्यान या किंडरगार्टन शिक्षण विधि, इसके बारे में तो अभी बात, प्रश्न भी आया था तो जल्दी हो जाएगा। तो जनक कौन है? प्रोबेल है, और प्रोबेल है जो इटली के नहीं है, कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। इटली की तो कौन है? मोंटेसरी मैडम, ठीक है। काफी बढ़िया काम किया उस समय, तो थोड़ा सम्मान से नाम लेना। स्कूल एक बाग है, अध्यापक माली और बच्चे पौधे हैं, किसने कहा बोलो? प्रोबेल ने कहा है। इसको ध्यान रख लोगे ना, मैंने वैसे लिखा नहीं, लेकिन जब नोट्स बनाओ तो थोड़ा इसको कनेक्ट कर देना। और शुरू का 1 साल है जो खेल के माध्यम से पढ़ाए, ऐसा कुछ भी प्रोबेल मानते हैं। शुरू में जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसको साल भर तक खेल वगैरह के माध्यम से सिखाना चाहिए। महिला शिक्षक ज्यादा सफल। अब जो अपने शिक्षा मंत्री जी को जो आइडिया है ना कि 50% रिजर्व कर दो लेवल 1 की सीटें, तो वो शायद इस विधि से आया था, कि उन्होंने जो रिसर्च वगैरह देखी होगी, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में जो कौन, महिला शिक्षिका जो होती है, शिक्षिका है, वो ज्यादा सफल रही है या सफल रहती है। और उसमें जो रीजन क्या हो सकता है बताओ?
हाँ, दिनेश का जवाब बढ़िया है। हाँ हाँ, सही बात है ना, इसमें क्या है। अरे हमारे को ना ज्यादा धैर्यवान होती है, नहीं पापा क्या चूक रहे थे, एक दो चिपका दे खींच के, मम्मी थोड़ा कंट्रोल रखती है, तो ये चीज वहाँ उधर भी लागू है, वहाँ शिक्षण में भी लागू कर दिया इन्होंने, सोच लिया ऐसा। और वो क्या, छोटे बच्चे होंगे तो अलग अलग टाइप के प्रश्न वगैरह पूछेंगे कुछ बहुत बार, तो वहाँ क्या पेशेंस चाहिए होता है, तो पेशेंस है जो ज्यादा होता है, ऐसा इन्होंने माना है। बालक के लिए उपयुक्त संरक्षण सुविधाएं आवश्यक, यहाँ थोड़ा ध्यान रख लेना। किंडर गार्डन में है जो बालक के लिए है जो प्रॉपर, क्योंकि माली का काम कर रहा है शिक्षक, तो फिर वहाँ संरक्षण की बात आ जाएगी, उसको प्रोवाइड करवाएंगे सुविधाएं वगैरह भी। किंडर गार्डन बॉक्स अपने भारत में जो देवी दत्त जी ने बनाया था, पंडित देवी दत्त, ध्यान रख लेना, ये एक प्रश्न बन सकता है फैक्चुअल, तो इसको थोड़ा याद रखना, किंडर गार्डन बॉक्स का निर्माण पंडित देवी दत्त। ठीक है। विशेषताएं क्या है, तो स्वतंत्र व सामाजिकता, क्योंकि यहाँ बालक जो एकदम फ्री रहता है और सारे घुल मिल के दोस्त एक गैंग बना के मस्त आराम से पढ़ते हैं। आत्मक्रिया सहज क्रियात्मक, मतलब खुद से जो काम करना वो कर सकता है, और खुद से अगर हम जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो उस क्रिया को हम कहेंगे कौन सी क्रिया, सहज। और जितना हम सहज हैं उतनी है जो चीजें बढ़िया रहेगी। फिर मनोरंजन, भाई गार्डन की बात है तो गार्डन में तो मनोरंजन ही है ना, आराम से घूमेंगे फिरेंगे मस्त रहेंगे, मनोरंजन की बात हो गई। और इमेजिनेशन है वो डेवलप होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा। ये सारी विशेषताएं किसकी है, किंडर गार्डन विधि की, ठीक है, प्रोबेल की, कहाँ के थे, चरम नहीं। दोष भी है, अधिक धन और जगह की आवश्यकता, भाई गार्डन तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि गार्डन बन जाएगा, गार्डन बनाने के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करवाने के लिए पैसा चाहिए। अरे पैसा चाहिए नहीं चाहिए बोलो, ज्यादा सुविधाएं देनी है तो ज्यादा पैसा चाहिए, और क्या चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए गार्डन के लिए। गार्डन बोल रहा हूँ मतलब स्कूल में अगर आप ग्रुप वाइज ऐसे पढ़ाना चाहो तो उसको थोड़ा, और ज्यादा समय समय भी ज्यादा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अब आज की अपनी लास्ट विधि है, नाम है क्या, मोंटेसरी विधि। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे, 10 विधियां हो जाएगी, थोड़ा ऐसा पूर्णता का भाव रहेगा कि हाँ 10 विधियां पढ़ ली, 25% विधियां कंप्लीट हो गई। डॉक्टर मौर्या मोंटेसरी कहाँ की निवासी है, इटली की। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने इसको उपयोगी माना, ये महत्वपूर्ण है। अब ये मोंटेसरी विधि के बारे में सत्य असत्य का प्रश्न आएगा ना, तब ये आ सकता है, वो 3 से 9 लिख दे या 6 से 12 लिख दे ऐसा कुछ, तो अपने को इसको याद रखना, 3 से 6 वर्ष, क्लियर है। मंदबुद्धि बालकों में लेखन कौशल हेतु, तो थोड़ा हमने पहले भी देखा था, जो ऐसे बालक है जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, तो उनके लिए बढ़िया हो सकती है। अक्षरों के ध्वन्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया जाता है, यानी ध्वनि के आधार पर आप इसको लिखो। इसका क्रम क्या होता है, तो वो क्रम की हमने बात कर ली थी कि इन्होंने थोड़ा बदला था, पहले सुनना फिर बोलना फिर इन्होंने लिखना, और लास्ट में किसको रखा, पढ़ना। ये बात है जी, यहाँ से भी समझ सकते हैं अपन, इन्होंने जो बालक ऐसे हैं जो थोड़े वैसे ये बात नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, और कोई भी इसका गलत सेंस अर्थ मत निकालना, बहुत सारी बातें रहती हैं साइकोलॉजी में, अलग अलग कहानियां हैं। जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है ना, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं, अब ऐसे तो कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा उसका आईक्यू लेवल कमजोर होता है। और जिसकी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ होती है ना, क्योंकि वो अपर दुपड़ में लिखता है स्पीड में, क्योंकि विचार स्पीड में है आपके, तो फिर वो आप स्पीड से लिखोगे तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि किसी की राइटिंग अच्छी है तो उसकी मेरे बहुत आवश्यकता है अपने नोट्स बनवाने, बढ़िया बढ़िया जमा के ऐसे, तो कोई ऐसे मत सोचना, उसकी अपनी जगह उपयोगिता है, लेकिन ऐसा ये मानते हैं। और इसीलिए इन्होंने लिखने को पहले रखा, क्योंकि उनको लगा कि जो होशियार बच्चा है ना, वो जो पढ़ना सीख जाएगा और लिखना भी सीख जाएगा बाद में, लेकिन जो कमजोर बच्चा है वो पढ़ना नहीं सीखेगा, तो पढ़ने के बजाय उसको आप क्या सिखा दो, ये चीज तो ही है, बढ़िया हो गई। ज्ञानेंद्रियों के विकास की शिक्षा हो गई, ठीक बात है। स्वेच्छा स्वतंत्रता से बैठे उठे काम करे, इस बात पर बल दिया, मतलब बच्चा है उसको जो अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र कर दिया, अपने हिसाब से जब चाहे जब जब उधर उधर घूमे आराम से मस्त जो। अभी अपने स्कूल जीवन है उसमें जो विद्यार्थी बहुत टेंशन में रहते हैं, उसका कारण क्या है, उनकी स्वेच्छा से वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्लास में लेट क्यों या बाहर क्यों निकल गया, इधर क्यों देखा, ऐसे देखा होगा बहुत जगह ये तनाव रहता है, अपने अभी नहीं है समस्या। राहुल गया बाहर, तो गया भाई, उसका मन नहीं लग रहा है यहाँ तो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है ना। 3 वर्गों पर बल देते हैं ये, व्यवहारिक जीवन की क्रियाएं ज्यादा लाओ ताकि वो जल्दी से जीवन से कनेक्ट करके सीखे। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, मतलब कैसे उसको लिखना पढ़ना बोलना सुनना ये सारा कुछ। और प्रारंभिक पाठ्य विषय है वो जो इस पे रहेंगे, 3 मतलब शुरुआती दौर 3 से 6 में तो प्रारंभिक ही आएगा, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, मतलब उनको ट्रेंड करना, किस लेवल पे ट्रेंड करना, एकदम मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो ज्यादा बढ़िया काम कर पाएंगे। अब आगे स्क्रॉल मत करो, रुक जाओ, ठीक है, यहाँ तक है जो अपने रिवीजन कर लेना। इसकी पीडीएफ अभी मैं भेज दूंगा 10 तक की,
और जो भी और आगे हैं उसको ऐड कर लेंगे और आगे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।